अभी 3 बज रहे हैं। हम अपने आज के सेशन को अगले कुछ पलों में हम स्टार्ट कर देंगे। और अभी तक के जो हमारे सेशन हुए हैं उस पे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऑनलाइन वीडियोस भी उसके काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। और इसी तरह से अपना साथ हमें देते रहिए ताकि हमें ग्रोथ करने में भी हेल्प मिले। और आप भी हमारे साथ जुड़ के एक अच्छा ग्रोथ अपने आप में ला सकते हैं। अभी कुछ पलों का और वेट करके हम आगे बढ़ेंगे। अ, हेलो। जी सर। सर, क्लास स्टार्ट होने से पहले मेरा एक सवाल था। एक पेशेंट बैठा है मेरे पास। जी। तो 13 साल का बच्चा है सर। 15 दिन हो गए उसको। शुगर 600 बढ़ गया था उसका। तो उसको इंसुलिन अभी चल रहा है फिलहाल में। तो जी। 15 दिन से इंसुलिन चल रहा है, फिर भी उसका शुगर लेवल डाउन नहीं हो रहा। अभी भी 550 के करीबन आ रहा है। हम्म। तो उसमें अपन ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का चल रहा है, तो आप मुझे वो इसका ट्रीटमेंट। अभी पहले तो आप इनको ना एक R30 है ना जो आपका इम्यूनिटी वाला ड्रॉप्स। R30 वाला ड्रॉप। हाँ जी। अभी पहले आप उनको यही दीजिए इनको ना। जी सर। क्योंकि अगर मान लीजिए इंसुलिन के बाद भी रिकवरी नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं पे कोई डिलेपिटेशन टाइप हो रही है, इम्यूनिटी डिलेपिटेशन। तो इसलिए आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हाँ ना। सर, अभी तो उसको सिर्फ वीकनेस वगैरह है सर। स्टार्टिंग में भी ऐसे कुछ लक्षण नहीं है उसको। पहले स्टार्टिंग में उल्टी वगैरह हुई थी। जी। हाँ। उसके जी बाद जी। फिर शुगर लेवल चेक नहीं अभी करने आप से इनको स्टार्ट। अभी नेक्स्ट 3 डेज डेज के लिए आप इनको R30 ही दें। R30 देने से, और इसको जो अभी देना है आप इनको एवरी आवर 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट ऑन टंग दीजिए आज के दिन के लिए, जैसे मान लीजिए अभी स्टार्ट करेंगे, है ना। कितना देना है सर और R30 उसके बाद डोज? कल एवरी आवर 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट ऑन टंग। ठीक है सर। जी। और कल कल मान लीजिए एक बार इनका शुगर चेक करवाइएगा कि कम होता है तो ठीक है। अदरवाइज हम्म। आप क्या करना है, 1 लीटर पानी के अंदर बूंदे डाल के वो आपने पूरे दिन में पिलाना है, 1 लीटर पानी इनको ना। सर एज रिपीट क्या है बोल दो सर ना। बच्चे का? एज क्या है? 13 ईयर का। 13 ईयर। 13 साल का है। ठीक ठीक। सर इसको रैपिड डोज देना है क्या? हाँ अभी रैपिड डोज देना है सर। अब अभी नेक्स्ट 3 डेज के लिए थोड़ा इनको रैपिड डोज दीजिए आप। कितने, 5 5 दिन करे सर? दो 2 ड्रॉप्स एवरी आवर्स। ठीक है सर। जी। 2 2 ठीक है। जी जी जी। ओके। ओके। और एक और पेशेंट है सर, कॉमन कोल्ड का, जी सर्दी खांसी के लिए। जी। उसमें क्या देना है? पी थ्री दो सी साल की थर्टीन बच्ची ब्लू है। इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी। P3C13 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। P3 P3। C13 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। हाँ। पी थ्री ठीक है। सी थर्टीन हम्म। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक और है। ये आपने इसको अभी आवर के लिए एवरी आवर सिंगल ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टंग दीजिए। और 3 आवर के बाद इसको एवरी आवर 1 स्मॉल स्पून वाटर के अंदर सिंगल ड्रॉप डाल के पिलाइए। एक एक बूंद पानी देना थोड़ा सर गर्म इसको। गुनगुना सा होना चाहिए। जी जी। पानी थोड़ा गुनगुना होना चाहिए। ओके। रैपिड डोज में एक एक बूंद देना है सर इसको। जी सर। जी जी। ठीक है सर। साथ में फीवर भी हो तो? फीवर भी आपका, अभी पहले आप इनको इसके लिए ही स्टार्ट करवाइए। ठीक है। F1, अगर चाहे तो आप F1Y का इनको बना के दे दीजिएगा। जैसे थोड़ा सा इनका खांसी जुकाम कंट्रोल में आए उसके बाद आप इसको अल्टरनेटिव कर दीजिएगा, है ना। ठीक है सर। F1 हीलिंग में देना सर? F1Y। F1। जी। ये हीलिंग हीलिंग में देना है? जी आप इसको फर्स्ट पहले आप सी C13 P3C13B देंगे। सेकंड आप इसको F1Y देंगे सर। ठीक। जी। ओके सर। ओके। तो चलिए हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं।
पहले आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आज हमारा जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी वो नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे लेक्चरर हैं उनको हमने आज का एक रेस्ट दिया है, आज के डे का। और आगे फ्यूचर में हम मान लीजिए 2 दिन क्लास करेंगे, एक दिन उनका रेस्ट लिया करेंगे, और उसमें कुछ अगर क्वेश्चन आंसर्स होंगे अपने लेवल पे उसको डिस्कस किया करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, उनका भी क्लासेस का टाइम होता है, उन्होंने स्पेशल लेक्चर के लिए अपने क्लासेस के टाइम को प्रीपोन किया है, पर उसको हम कैसे मैनेज करवाएंगे उसको, उसके लिए भी हम थोड़ा देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हमारा लेक्चर रहेगा, जो बेसिक हमारे जो 3 हमारे गेस्ट लेक्चरर जुड़ेंगे हमारे साथ, वो लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे आपको। और उसके अलावा जो मैं तो आपसे डिस्कशन करता ही हूँ, आज हमारा फ्राइडे है, आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस डे का। कल फिर मंडे को हमारा रिपीट होगा लेक्चर। तो मंडे के लिए हम, और आज कुछ हमने डिस्कस करना है कि आगे हमको ऐसी क्या चीज करनी चाहिए जो हमें थोड़ा सा, आपको भी बेनिफिट करे, हमको भी बेनिफिट करें, उसमें हम आपके लिए क्या सोच रहे हैं करने के लिए, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा रहेगा। और जैसा कि अभी तक हम डोज एंड डाइल्यूशन को कवर कर चुके हैं, उसके ऊपर भी हमने काफी ज्यादा मतलब काफी एक पॉजिटिव डिस्कशन किया है। और मुझे लगता है कि हमने अपना जो आपसे अभी तक जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए फर्स्ट लेवल पे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे हम प्रोवाइड कर चुके हैं। सॉरी जी। तो अगर मान लीजिए किसी का कोई सजेशन हो, तो वो पहले अपना हैंड रेस का उसमें बनाएंगे, हैंड रेस करके आज हम करेंगे, कुछ उसको अपनी बात करनी है, थोड़ा सा आज एक जनरल डिस्कशन टाइप भी हम उसमें कर सकते हैं। पर फर्स्ट हम अपने लेक्चर्स को करेंगे, ताकि बाद में उसको हम वीडियो को स्टॉप करके अपनी कुछ जनरल डिस्कशन कर सकें। तो अभी समय हो चुका है, मुझे लगता है हमें अपने लेक्चर को स्टार्ट कर देना चाहिए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आप में से कितने ऐसे पर्सन्स हैं जो रविसन यूजर्स हैं, और कितने ऐसे हैं जो रविसन यूजर नहीं है। उसके रिगार्डिंग भी प्लीज अपना एक मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना बता सकते हैं। जो यूजर्स हैं उनको मैसेज करने की जरूरत नहीं है, पर जो नॉन यूजर्स हैं वो जरूर मैसेज करें। और हम कोशिश करेंगे कि कुछ उनके लिए इस तरह से कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाएं, या उनको किस तरह से वो हमारे साथ जुड़ के एक अच्छा रिस्पॉन्स ले सकते हैं, हम अपने सक्सेस कैसे उनको शो कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी कुछ उनको बताया जाए। तो चलिए इसी के साथ हम अपना जो आज का जो अम, आज का जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज के चैप्टर में जो सबसे फर्स्ट जो आज हम जो फर्स्ट पार्ट होता है, किसी सेगमेंट बेस्ड डिजीज पे करते हैं। पर आज हम डिजीज से हट के कुछ ऐसी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हमारा, मैं आपको बुक के रिगार्डिंग ही सारी चीजें शेयर करूंगा, क्योंकि हमने जब बुक को क्रिएट किया था, गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक को हमने क्रिएट किया था, तो उस समय हमने कोशिश की थी कि हम सारी चीज को एक बार सेगमेंटाइज कर दें, ताकि पर्सन को ज्यादा भटकने की जरूरत ना पड़े। तो उसमें जो आज का जो हमारा सेगमेंट रहेगा, वो हमारा रहेगा चाइल्ड एंड ओल्ड एज पर्सन के रिगार्डिंग पे। क्योंकि बच्चे और बूढ़े में ज्यादा विभिन्नता नहीं रहती है, सिर्फ एक उम्र को छोड़ के। जो उनकी बेसिक बॉडी कंडीशन होती है, फ्रेजाइलनेस, सेंसिटिवनेस, बच्चे और बूढ़े की लगभग बराबर ही होती है। और उसी तरह कई ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपको सेम देखने को मिलती हैं। तो उस करके कुछ ऐसी चीजों कंडीशन के अंदर उनमें जो फॉर्मुलेशन है वो भी सेम रहते हैं। तो उसके ऊपर हम जो बात करने वाले हैं, पहले मैं आपको कुछ रेमेडीज शेयर करूंगा। रेमेडीज को आप आगे अपना यूज करवाने के लिए किसी भी तरह में, चाहे वो बच्चे के अंदर हो चाहे वो बूढ़े के अंदर हो, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चाइल्ड एंड ओल्ड एज में आपको किसी भी तरह का कोई अगर फॉर्मूला पहले देना है, तो वो आपका फर्स्ट जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा S1। बेसिक आपका S1 यूज होगा हर फॉर्मूला के अंदर, मतलब बच्चे को अगर आपको देना है, आपको समझ नहीं आता क्या देना है, तो आप उसमें S1 का यूज करवा सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला रहेगा आपका S10। बेसिक आपको S1 एंड S10 का यूज करवाना है।
अल्टरनेटिवली किसी भी तरह के किसी बच्चे या बूढ़े के अंदर कोई भी आपको दिक्कत आती है, उसके अंदर आपको इसका रिस्पॉन्स अच्छा देखने को मिलेगा। S1 and S10। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो हमारा ब्लू एंड रेड इलेक्ट्रिसिटी यूज करवाई जाती है, और नीचे आपका येलो एंड वाइट इलेक्ट्रिसिटी यूज करवाई जाती है। S1 के साथ आप ब्लू और रेड को यूज करवाएंगे, और S10 के साथ आप येलो एंड रेड वाइट को यूज करवाएंगे। इन दो इलेक्ट्रिसिटी का आप इसमें यूज करवा सकते हैं। वाइट इलेक्ट्रिसिटी का आप बाद वाले सेकंड नंबर फॉर्मूला में आप यूज करवाएंगे। और आप इसमें जैसे देख पा रहे हैं कि दोनों हम हीलिंग हील ले रहे हैं, सॉरी हम दोनों क्योरिंग हील ले रहे हैं। तो उसके लिए आप इसमें S1 and S10, सॉरी जस्ट वेट फॉर मोमेंट। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सॉरी जी। तो जो मैंने आपसे जो रेमेडीज शेयर की हैं, ओल्ड एज पर्सन या चाइल्ड के लिए जो बेसिक रेमेडी आपको यूज करवानी है वो S1 अल्टरनेटिव S10 यूज करवानी है। शुरू में आप इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ समय के बाद अगर आपको लगता है उसमें चेंजेस करने हैं तो उसमें आप RE एंड ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को यूज करवा सकते हैं। RE BE एंड सेकंड में आप S10 के साथ येलो ई अल्टरनेटिव विद वाइट इलेक्ट्रिसिटी, इसको आप यूज करवा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी आपका बच्चे या बूढ़े के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलती है। बूढ़ा मीन्स अबव देन 80, बच्चा मीन्स स्मॉल देन 10। इसमें आप इन दो फॉर्मूला का अच्छे से यूज करवा सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ जैसे हमारे जो पर्टिकुलर कंडीशन बेस्ड फॉर्मुलेशन है, उसमें जैसे आपका बिस्तर पे पेशाब हो जाना, इनकॉन्टिनेंस यूरिन, तो उसमें आप S6 प्लस ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, C6 प्लस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज करवा सकते हैं। हमारा एक सिरप है बेबी ग्रो, और उसके साथ अभी हमने एक नया सिरप लॉन्च किया है मास्टर हेल्थ। आप उन दोनों का यूज करवा सकते हैं। बूढ़े में मास्टर हेल्थ का और बच्चे में बेबी ग्रो का यूज करवाएंगे तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। उसके अलावा मान लीजिए आंखों के रिगार्डिंग कई बार बच्चों की आंखों से पानी निकलता रहता है, तो उसमें आप S12WE का यूज करवा सकते हैं। फिर उसी की तरह आपका मान लीजिए कि बाकी मैक्सिमम कंडीशन में, चाहे वो नर्वस बेस्ड कंडीशन हो, चाहे ब्लड बेस्ड कंडीशन हो, चाहे खाने पीने में दिक्कत आ रही है, तो उसमें आप S1 और S10 का यूज करवाएंगे, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का जो फॉर्मुलेशन रिगार्डिंग बुक के अंदर, उसके अंदर हमने डिस्कस किया चाइल्ड एंड ओल्ड एज के ऊपर, कि बच्चे और बूढ़े के अंदर आप किस तरह के फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप उसमें बेसिकली दोनों S1 एंड S10 का ही यूज करने वाले हैं। उसके अलावा आपको अदर कोई रेमेडीज पे जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी पर्टिकुलर कंडीशन के रिगार्डिंग वो इसमें जानना चाहे तो उसके बारे में वो पूछ सकता है, सर बच्चे और बूढ़े के अंदर। आइज के जी लिए मैम। क्या बताया आपने? S12WE। बुजुर्गों को देखना कम हो जाता है, छोटे बच्चों की आंखों से
पानी निकलना शुरू हो जाता है कई बार, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है, तो उसमें S12W का आप यूज करवा सकते हैं। नमस्ते कोई सर। और जी? सर ये जो आपने बताया ये पीने के लिए है ना? जी मैम, पीने के लिए मैम। हेलो, नमस्ते सर। जी मैम, एक नमस्कार। 3 साल जी, 3 इयर्स का। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी मैम, आपकी आवाज जा चुकी है मैम। हेलो, जी मैम। एक 3 साल का बच्चा, उसके आंख से सर पानी आता है, एक आंख से। उसके लिए हाँ जी, आइसक्रीम। S12W। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, D6 में बना के दीजिएगा। थोड़ा शुरू में उसको डायरेक्ट टंग पे दीजिएगा, उसके बाद कुछ 1-2 दिन के बाद उसको पानी के साथ देना शुरू कर दीजिएगा। और सॉरी, सर मैं कल मेरे माइंड में भी था। जी, सर प्लीज बोलिए। जैसे छोटे बच्चों को ना देखा गया है कि हर्निया की प्रॉब्लम हो जाती है सर। जी मैम, आप जैसे एम्ब्लोइकल हर्निया की बात कर रहे हैं कि नहीं, नाभि बाहर को अम्बिकल निकल? वो भी सर, और डाउन वाला भी हर्निया, जैसे अभी मेरे जी जी, पास 2 केस आए थे। तो ओके। जो नीचे वाला हर्निया था उसमें भी दिक्कत आई थी सर। हाँ जी। तो उसमें क्या होता है कि कई बार बच्चे का जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, तो उसकी वजह हाँ से जी उसको ऑपरेट नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं सर? मैम, उसमें आप S6 एंड अल्टरनेटिव C6 ही यूज करवाएंगे। S6 के साथ RE यूज कीजिए, C6 के साथ GE यूज कीजिए। कोई कंप्रेस सर? कंप्रेस में भी आप जैसे S6 C1 GE का कंप्रेस करवा सकते हैं। S6 C6 GE का कंप्रेस, हॉट कंप्रेस। कंप्रेस तो सर D4 ही होगा ना अपना, मतलब फर्स्ट डायलेशन होगा ना? जी, D4 में भी करवा मैम। वैसे देखिए, हम जो मोस्ट मोस्ट टाइम करते हैं कि जिस डायल्यूशन में हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, उसी डायल्यूशन में हम सारी चीजों को रखते हैं उस समय के लिए। तो शुरू में हम इसको D5 में देंगे। अगर डी सर वॉइस नहीं आ रही है तो आपकी। उसमें D5 में देंगे जी। बिल्कुल D5 में देंगे जी। सर अभी वॉइस क्लियर नहीं एक आ रही हमारी है आपकी। स्टडी और आ रही है, जिस स्टडी में हम हॉट कंप्रेस एंड मसाजिस के ऊपर एक आप अभी आपकी हमारी आवाज एक क्लियर स्टडी नहीं आ और रही आ है रही सर। है। सर शुरू से नहीं आ नहीं, रही है? अभी अभी हो रही है ना, अभी कुछ मिनट से। जी, वो समय थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिए ना। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, जी, आई है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो मैम, डोजेस की रिगार्डिंग पे हम जो बात कर रहे थे, उसमें हमारा एक अभी स्टडी भी आने वाला है। उसमें हम डायरेक्ट यूज ऑफ रेमेडी इन कंप्रेसिस एंड मसाजिस के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस जरूर करेंगे। डाइल्यूशन में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। फॉर एग्जांपल, आप किडनी स्टोन एंड गॉल ब्लैडर स्टोन की बात करें या सिस्ट की बात करें, उसमें हम कुछ समय के ट्रीटमेंट के बाद रैपिड हॉट कंप्रेस करवाते हैं। रैपिड हॉट कंप्रेस का मतलब होता है कि मान लीजिए उसको हफ्ते में एक बार 3 घंटे के लिए, हर आधे घंटे के ऊपर उसको 10 मिनट का हॉट कंप्रेस करते हैं। उससे क्या होता है, उसका प्रोसेस इतना ज्यादा फास्ट बन जाता है कि विद इन आवर में उसका स्टोन जो है, किडनी स्टोन तो विद इन आवर में इवैक्यूएट हो जाता है। जो आपका गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, उसके अंदर थोड़ा सा कुछ हाइपर कंडीशन आ जाती है, कई बार डायसेंट्रिक कंडीशन बन जाती है, कई बार वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है। पर जब आप वो ओवर होता है, उस समय वो चीज जो उसका जो स्टोन है वो निकलना शुरू हो जाता है उस प्रोसेस में। तो इस तरह से भी कुछ हमारे अभी स्टडीज आएंगे जिसमें हम ये चीज को, क्योंकि देखिए
ये चीज एक एक्सपर्ट ही हेल्प कर सकता है इस समय हमारे इलेक्ट्रोपैथी में। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट के पास जब कोई पर्सन आता है ना, जिस पर्सन का एक नाम बन चुका है, उसके बाद जब कोई पर्सन आता है तो वो एक भरोसे के साथ आता है। वो एकदम से घबराएगा नहीं उसके पास आके। अगर उसको कुछ भी ऊपर नीचे या कोई भी ऐसी दिक्कत भी बनेगी, वो तो घबराएगा नहीं। यहाँ मेन किस चीज पे डिपेंड करता है कि पेशेंट आपके पास आया और वो घबराने, अगर वो घबरा रहा है, दवाई लेता है, कोई हाइपर सिम्टम बनते हैं और वो घबराने लगता है, तो वहां पे वो पेशेंट आपसे टूट जाता है, या पेशेंट किस तरह से बिहेव करता है, उस पर आपको भी स्ट्रेस हो जाता है। जो न्यू डॉक्टर होता है उसको स्ट्रेस हो जाता है। पर वहीं पे जो हम एक्सपर्ट बन चुका होता है डॉक्टर, 1 साल 2 साल 5 साल लगा के, जिसका एक फील्ड बन चुका है, जिसका एक नाम हो चुका है अपने फील्ड में, उसके पास जब वो पेशेंट आएगा तो पहले से वो गाइड होकर आया होता है कि इस डॉक्टर के पास चाहे जो मर्जी हो जाए, इलाज आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उस सोच से जब पर्सन आपके पास आता है, तो भी एक रिजल्ट में कभी दिक्कत नहीं आती है, और पेशेंट भी आपके पास लॉन्ग टाइम तक जुड़ा रहता है। तो इसमें हम हॉट कंप्रेसिस के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं, और आपका मसाजिस के ऊपर डिस्कस करना है। उसके बाद एक हमारा जो लास्ट पार्ट बचा था डोज में, वो था कि आपका रैपिड डोज और यूज ऑफ वाटर, कि पानी का यूज कब कम भी करवाना चाहिए, बिल्कुल जीरो भी करवाना चाहिए, डायरेक्ट ऑन टंग पे भी। उसका भी एक हमारा थोड़ा सा मिस हो गया था, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस जरूर करेंगे। डायरेक्ट ऑन टंग क्यों करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, उसके ऊपर भी हम एक डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया चाइल्ड एंड ओल्ड एज के रिगार्डिंग पे, उसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार मेरे से क्वेश्चन कर सकता है प्लीज। हेलो सर। जी मैम। सर एक 11 साल का बच्चा जी है। बोलिए। जब वो जी। 6 महीने का था तब से उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, तो उसको ट्रीटमेंट किया था हमने कलकत्ता में, तो वो ठीक भी हो गया था। जी। लेकिन उसका अभी वेट भी नहीं बढ़ रहा है सर, वो हाइट भी नहीं बढ़ रही है। और वो क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग वगैरह ज्यादा करता है सर। ओके। उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ था उस समय जब वो छोटा था? क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनको क्या ट्रीटमेंट दिया गया था जब वो छोटे थे, जब आपने 6 महीने पे ट्रीटमेंट किया, क्या तो ट्रीटमेंट हुआ था उनका? सर हार्ट में वो छेद था, तो उसको लासिक्स करके वो दिए थे सर। ओके, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। कोई इशू नहीं मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइल्ड्स के अंदर, या आप सबसे पहले जो आपको यूज करवाना है इसमें S1 एंड S10 का यूज ही करवाना है। S1 आपकी यूनिवर्सल रेमेडी होगी, S10 आपकी होल बॉडी जनरेटिंग, चाहे फिर उसमें आपका GIT हो, पर उसके अलावा भी S10 के काफी अच्छे रोल्स होते हैं, बड़े रोल होते हैं, तो उसमें आप इसका यूज करवा सकते हैं। तो इसको आप इनको पहले S1 S10 देना शुरू कीजिए कुछ समय के लिए। क्या उसमें चेंजेस आते हैं, उसके बाद हम आगे अगर कुछ हमें चेंज करना चाहिए, ट्रीटमेंट में चेंज करना चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए, किस बेस पे करना है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए आपका, वो S1 S10 ही होना चाहिए। सर अल्टरनेट करना है या आफ्टर मिल और बिफोर मिल करना है? अभी हाइपर सिम्टम्स तो है नहीं, तो आप इसको आफ्टर मिल एंड बिफोर मिल एंड आफ्टर मिल कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी थैंक यू। ओके। हेलो। जी सर। हाँ सर, बोल रहे हैं सर। जी। बूढ़े में यदि उसको किडनी का प्रॉब्लम है या प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, तब हम वहाँ क्या करेंगे सर? S6 का यूज करेंगे या नहीं? S6 का यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए, इन जनरल कोई कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे अच्छा। पर्टिकुलर अब किसी को डिजीज हुआ है, किसी को प्रोस्टेटाइटिस हो चुका है, किसी को आपका हर्निया हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, तो उसमें तो आप बीमारी का ही करेंगे। पर आपके पास पेशेंट आया, जर्नल पेशेंट है वो, एज अ जर्नल पेशेंट, उसको कमजोरी है, कभी कभी खांसी आ जाती है, कभी कभी बुखार हो जाता है, कभी कमजोरी फील करता है, कभी पेशाब सही से नहीं होता है, कभी पेशाब ज्यादा हो जाता है। इस तरह के इन जनरल केसेस के अंदर आप S1 S10 का यूज करेंगे। जी सर। ओके।
आज जो हमारा गेस्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर वो जो हमारे लेक्चरर हैं वो आपके पार्ट ऑफ जो गायनी का जो उनका टॉपिक चल रहा था हमारा एमनोरिया, डिसएमनोरिया, एमनोरिया एंड क्रिप्टो एमनोरिया, और उसको कंबाइन करके आज उसका वो कंक्लूजन करेंगे। तो उसके ऊपर भी आपको एक अच्छा जो नॉलेज उन्होंने अभी तक दिया है आगे उसको देने की कोशिश, इंफॉर्मेशन देने की कोशिश भी करेंगे। अभी वो जुड़े नहीं है, मैं एक बार थोड़े समय में उनसे बात करके जैसे वो जुड़ेंगे तो हम उनको हैंड ओवर करके उनका लेक्चर लेंगे। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ आज एनाटॉमी फिजियोलॉजी का लेक्चर नहीं होगा क्योंकि जो हमारे लेक्चरर हैं उनको आज हमने ब्रेक दिया है। उनका अपने कुछ भी शेड्यूल होते हैं उसको भी उन्होंने थोड़ा सा प्रीपोन पोस्टपोन करके। यस डॉक्टर नीरू, आपका हैंड रेज है। इसमें डॉक्टर नीरू के नाम से है, क्या आपका कोई क्वेश्चन है? जैन सर, जैन सर, सर एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। हेलो, मे आई जी ऑडिबल? जी जी सर आवाज आ रही है? पहले देखिए दो सर डॉक्टर सीनियर सिटीजन्स में सर अल्जाइमर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, उनकी याददाश्त जो जी सर अल्जाइमर की प्रॉब्लम के लिए प्लीज कुछ सजेस्ट करिए। जो सीनियर सिटीजन्स याददाश्त कमजोर हो जी जाती है बहुत उसके ज्यादा, रिगार्डिंग मैम आपको फॉर्मूला तो वो बुक में है और आप उसको ही एज इट इज यूज करवाएंगे। वो आपका सीएनएस में आपको मिल जाएगा फॉर्मूला और उसमें आप उसको जी एज इट इज यूज करवाएंगे। और मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जो कि रेमेडीज के ऊपर भी है, अदर रेमेडीज भी ले रहा है, तो और विदाउट रेमेडी वाला भी है, तो आप एक बार डिस्कस करेंगे। तो उसमें सीनियर सिटीजन में देखिए एक चीज हमारा ऑब्जर्व है कि इसमें वो पूरी तरह से कभी भी खत्म नहीं होता है, पर हाँ जो बहुत ही ज्यादा हाइपरनेस चल गई होती है कि सब कुछ ही भूल जाते हैं एकदम से, उस चीज में काफी ज्यादा उनका एक रिस्पॉन्स आना आ जाता है और नॉर्मल अपने डे रूटीन की एक्टिविटीज को वो सही से कर लेते हैं और जैसे कि डे रूटीन की चीजों को भूलना बंद कर देते हैं जो उनको रोज यूज होने वाली है। अब आप उनसे 5 साल पहले कोई बात पूछेंगे शायद उनको उस तरह से वो याद ना रहे, पर जो उनकी काम की बात होगी वो उनको याद भी रहेगी और वो उसको अच्छे से परफॉर्म भी करेंगे। थैंक यू सो मच सर। जी नेक्स्ट प्लीज डॉक्टर ए के विक्रम जी का हैंड रेज है। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी मेरा क्वेश्चन है कि अभी जो आप लिखवाए थे सर बेड वेटिंग का हाँ जी, फॉर्मूला, हाँ जी, उसको रिपीट कर दीजिए प्लीज सर। जी ओके। S6BE C6 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, ये दो आप देंगे। इसके साथ अगर आपके पास पेटेंट है, पेटेंट इसलिए हम इसको इसमें आपको बता रहे हैं क्योंकि उसके मेन जो था वो विटामिन डेफिशिएंसी, किसी को आपका आयरन डेफिशिएंसी, किसी तरह की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है। तो वैसे तो आप C1W का यूज करेंगे तो हर S1W का यूज करेंगे हर डेफिशिएंसी आपकी कवर हो जाएगी, पर उस समय आप पहले ही S6C6 का यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट आपको कंट्रोल उसका यूरिनेशन को करना है। तो इसलिए वहां पे हम थोड़ा सा जो सिरप को यूज कर लेते हैं। बच्चों में बेबी ग्रो, पहले बच्चों के बेबी ग्रो को ही हम बुजुर्ग को भी दे देते थे तो उसमें भी हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था, पर अब हमने एक मास्टर हेल्थ प्रोडक्ट बनाया है उसमें कुछ प्लांट्स को चेंज करके और सेम उसी कॉम्पोजिशन के ऊपर हमने उसको रखा है तो उसमें भी काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं। हेलो S6BE C6। जी डॉक्टर AJ सर करके नाम आ रहा है, प्लीज बोलिए। जी नमस्कार सर। जी सर ये जो अभी आपने बताया है बेड वेटिंग का, जी सर इस बेड वेटिंग को हम किस तरह की डिजीज माने? ऑटो किस तरह का इम्यून। मतलब है कि एक तो होता है कि हफ्ते में एक दिन चलिए बच्चे ने कर दिया, 2 बार 3 बार। एक होता है कंटिन्यू, एक होता है महीने में 2 बार 3 बार निकल गया, या एक होता है कि छोटी एज के बच्चों में बेड वेटिंग पाई जाती है, या एडल्ट एज में भी बेड वेटिंग एक हो दो सकती तीन है, या साल का ओल्ड जो एज में बच्चा, भी बेड वेटिंग होती है क्या? जी जी जी, मतलब कैसे ऑटो इसको ये ऑटो इम्यून कंडीशन समझे? होती है, ये ऑटो इम्यून कंडीशन होती है फर्स्ट ऑफ ऑल।
जो आपने बोला इसको क्या चीज माना जाएगा, तो इसको ऑटोइम्यून कहते हैं। आप इसको चाहे किसी एमबीबीएस से डिस्कस कर लीजिए, वो भी इसको ऑटोइम्यून ही बोलेगा। आप चाहे गूगल कर लीजिए, तो ये ऑटोइम्यून कंडीशन के अंदर आता है। सर एज कंडीशन क्या हो सर सकती है आपका शुभ इसमें? नाम, आपका पूरा नाम? कंटिन्यू वाले को बेड वेटिंग कहेंगे, या हफ्ते में 2 बार करता है उसको कहेंगे? कंडीशन देखिए, वो तो उसकी सवियरनेस हो गई ना, वो तो उस कंडीशन की सवियरनेस हो गई। आप अपना पूरा नाम बताएंगे प्लीज सर? जी, विजय कुमार, हाँ, आपका स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट? दिल्ली से। दिल्ली से, ओके। आपने कहाँ से प्रोडक्ट परचेज किया सर हमारा? मैम मैं रेखा जी से पहले कनेक्टिंग में थे हम, जी 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 फिर हमारे भारद्वाज जी हैं जी, दिल्ली में। ठीक है जी, ओके ओके, थैंक यू जी जी। वो जो आप बात करें वो सर उसकी सेवेरिटी होती है, कंडीशन ऑफ सेवेरिटी होती है, और जो उसका जो नेचर ऑफ डिजीज है वो ऑटोइम्यून है सर। नेक्स्ट प्लीज। हेलो। जी मैम। नमस्ते सर। जी नमस्कार जी। सर मेरे पास एक पेशेंट अभी आए हैं, जी उनको सर लीवर फैटी है, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है 8-9 साल से करीब। जी उनको गैस बड़ी बनती है, फीवर जल्दी जल्दी आ जाता है, जी, तो उनको प्लेटलेट्स डाउन रहती हैं बहुत ज्यादा, ओके और आंखों में सर पानी आता रहता है, कभी सूखापन हो जाता है, कभी पानी आने लगता है। एक आंख में तो वो ऑपरेशन करा चुकी हैं, डॉक्टर ने बोला कि ब्लैक मोतिया है, जी। तो अभी एक आंख में कराना बाकी है, लेकिन अभी वो मेरे पास आई है कि दूसरे आंख का ऑपरेशन ना कराना पड़े। और जो ये सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, अब भूख भी बहुत कम हो गई है सर अभी उनकी, और एज करीब 56 के आसपास है, बहुत ज्यादा एज तो है नहीं है। पेशेंट डायबिटिक है? नो सर, ऐसी और और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीपी इनका कभी कभी हाई हो जाता है, इनका जनरल, बीपी हाई है। जी इनका जनरल अल्ट्रासाउंड हुआ है कभी, एब्डोमेन एंड होल? जी। तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन निकल निकल के आती है कभी? लीवर फैटी वगैरह नहीं, लीवर फैटी वगैरह आता है उनका, और कोई दिक्कत नहीं है ये उनको। प्लीज इस ये प्लीज जो भी पर्सन ने स्क्रीन शेयर कर रहा है, प्लीज इसको वो डिलीट कर दें, कनेक्शन में दिक्कत आ जाती है प्लीज। रवि रंजन कुमार जी प्लीज इसको सही कीजिए। एक मिनट रुकिए, अभी मैं इसको जरा, नमस्कार सर, रवि रंजन बोल रहे हैं सर। इसको प्लीज स्क्रीन को सही कीजिए सर। सर सर आप स्क्रीन पे कुछ शो कर रहे हैं, उसको सही कीजिए प्लीज। सर 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 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। हो ही नहीं रहा है सर, फिर से हम काटे। ओके, अभी मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि हमारे गेस्ट लेक्चरर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। सर ये बताइए अभी जो मैं पूछ रही थी आपसे सर। जी जी मैम, उसमें जो फैटी लिवर का था ना, जी। तो एज क्या बताई आपने? 56 के आसपास। 56 ईयर, जी। ओके। और ये इनको कितने समय से है? वेरिकोज वेन उनको है करीब 8-9 साल से। 8-9 साल से, फीमेल है ना? फीमेल हैं जी सर। ओके, ये आपका मतलब अगर इसको देखा जाए तो अराउंड 40, ये सारी कंडीशन इनको 40 ईयर्स के बाद ही स्टार्ट हुई है ना? जी। जी सर, ओके, 45 के बाद। 45 के बाद ही, मतलब वही हम इसको मान सकते हैं कि ये आपका
मेनोपॉजल सिंड्रोम के साथ जुड़ती हुई चीज थी मोनोबेसिल। कोई। जी जी जी, तो इसमें आप इसको पहले रेगुलेशन में लाएं। अभी पर इसमें अगर फैटी लिवर आ रहा है तो कुछ समय फैटी लिवर का ट्रीटमेंट देने के बाद आप उसमें जी उनको आप उसको आगे चेंज कर दीजिए, जो S2C2 के बेस पे चेंज कर सकते हैं। पहले कुछ समय फैटी लिवर का ट्रीटमेंट दीजिए, अराउंड 1.5 मंथ to 2 मंथ के लिए। उसके बाद उसको आप S2C2 का जी में चेंज कर दीजिए। जी, जी सर, तो वही जो बुक में आपको दिया हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड फॉर्मूला मेनोपॉजल सिंड्रोम, पर फर्स्ट अभी आप इसमें हेप्टोमेगली का ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए D5 में। जी 1.5 मंथ जी तक कंटिन्यू करने के बाद उसको फिर आगे आप देखिएगा। जी सर। जी मैम। ओके सर, थैंक यू सर। और सर, ये जो मोतिया इनको है आंख में, उसके लिए मैं मैम ये सारी जी चीजें एक चीज के बाद दो चीज होती गई, आगे बढ़ती गई बढ़ती गई। दो, दो जो वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हेलो, वॉइस ब्रेक हो गई है सर। ऐसे चीजें हो जाती हैं, लिम्फ डिस्टरबेंस में भी हो जाती है, शुगर के अंदर भी ये चीज पाई जाती है। जी, दोनों आपकी लिवर। एक्चुअली थोड़ा सा आज मौसम भी थोड़ा हमारा डिस्टर्ब है यहाँ पे ज्यादा, ऊपर से बीच में लाइट चली जाती है आ जाती है, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही होगी। पर जी जैसे मैं आपको बता रहा था मैम, ये आखिर में ये सारी चीजें एक ही चीज से जुड़ी हुई चीज होती है। जी जब एक बार शरीर बीमार होने लगता है तो उसके बाद उसके अंदर और भी कई चीजें आती जाती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं ना। जी। हाँ जी। ओके, थैंक यू जी, सर। इसको स्टार्ट कीजिए। हेलो सर। डेफिनेटली आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा इसमें। जी। हेलो ओके, सर। थैंक यू सर। जी रमाकांत जी बोलिए। हाँ सर, थैंक यू कमला मैम। एक जी। बच्चा है सर, 4 साल उम्र है, जी। और 8-10 दिन से उसको हैवी फीवर आ रहा है सर। बीच में उतर जाता जी। है और चढ़ जाता है। उसका जांच करवाए हैं तो WBC उसका जो है 23 जा रहा है सर। जी। हीमोग्लोबिन 7.2 और SGPT 56 आया है। हम्म, जी जी। सर, उसको क्या करना चाहिए? 8 साल का। क्या क्या उसको बुखार वगैरह हुआ था कोई? हाँ, बुखार 2 से 104 डिग्री 5 डिग्री तक चला जाता है सर। फीवर वगैरह, टाइफाइड वगैरह ऐसी कोई चीज तो नहीं निकली उसको? टाइफाइड टाइफाइड पॉजिटिव है सर। मलेरिया टाइफाइड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं निकला ना? जॉन्डिस? टाइफाइड पॉजिटिव है। जॉन्डिस हुआ था 2-3 महीना जी। पहले, उस टाइम भी फीवर आ रहा था तो हमने फॉर्मूला दिया तो देखिए वो ऐसा, ठीक हो गया सर। अब जो 2-3 जॉन्डिस 2-3 महीने में तो सही होता नहीं ना। उसमें आपका मिनिमम 6 मंथ लगता है रिकवरी के लिए। आप उसके बाद उसको नेक्स्ट 3 ईयर तक करवाएंगे। जो बच्चा होता है उसके अंदर 3 साल का समय लगता है। जो एडल्ट होता है उसके अंदर 1 साल का समय लगता है रिपोर्ट को नॉर्मल आते हुए। और बुजुर्ग होता है तो उसके तो आपको 5-6 साल भी लग जाते हैं ना। तो उसमें आपको जो पहला ट्रीटमेंट करना है वो आपको, आप लिवर बेस्ड ट्रीटमेंट कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली आप उसको जी S5L1BE, C5N1GE, C17 जी। WE, लिवो SR, R1 R11 की टैबलेट ये देंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। फीवर के लिए सर इसी से हो जाएगा? जी जी सर, S5C5 यूज कर रहे हैं। सिर्फ हमने एल्कोलिन बोला ना? जी। हाँ जी, सिर्फ एल्कोलिन यूज करवाइएगा। ये सब फॉर्मूला सर जरा बता दीजिएगा। S5L1BE, C5N1GE। ओके, हमारे जो गेस्ट लेक्चरर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वंदना मैम से। मैं उनको ऑन स्क्रीन पे लेता हूं। और ओके मैम, मैम आप विजिबल हैं अभी, ऑन स्क्रीन पे हैं आप, सबको विजिबल भी हैं आप। तो प्लीज आप अपना जो सेशन है उसको आज आगे बढ़ाएं। नमस्कार। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक पीसीओडी, डिस्मेनोरिया और एमेनोरिया, इन 3 डिजीज के ऊपर हमने डिस्कस किया। तो डिस्मेनोरिया और एमेनोरिया की अगर हम बात करेंगे
इसी की थर्ड कंडीशन है क्रिप्टोमेनोरिया, तीसरा रूप, कि ये किस तरह से इन्वॉल्व होता है बॉडी के अंदर। तो आज क्रिप्टोमेनोरिया के ऊपर हम बात करेंगे। एक ऐसी अवस्था जो महिलाओं के शरीर में इंटरनली ब्लीडिंग होती है, मासिक धर्म आता है पर बाहर नहीं निकल पाता, इस कंडीशन को क्रिप्टोमेनोरिया बोला जाता है। हिडन मेंस्ट्रुएशन भी हम इसको कह सकते हैं। ब्लीडिंग यूट्रस में बनती है पर वेजाइनल या सर्वाइकल ब्लॉकेज के कारण बाहर नहीं आ पाती, इसीलिए इसका नाम क्रिप्टोमेनोरिया है। मेन कॉज इम्परफोरेट हाइमेन, एक आपका यूट्रस के अंत में संरचना होती है इंटरनली आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तो एक झिल्ली नुमा संरचना होती है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि झिल्ली बहुत मोटी थी, ऑपरेट कराया तब हमारा जो है बच्चे को पीरियड आने शुरू हुए हैं। उसी झिल्ली का नाम है इम्परफोरेट हाइमेन, जिसके कारण ये झिल्ली बिल्कुल बंद रहती है। उसके आर पार जो बिल्डिंग होनी चाहिए, वापस बाहर आना चाहिए, वो नहीं होता, वो अंदर ही रुका रहता है। तो दूसरा मेन कॉज वेजाइनल एटरेसिया। वेजाइनल आपका जो ट्रैक है, रास्ता है जो ब्लड फ्लो को बाहर निकालता है, वो आपका पूरी तरह बंद नहीं होता है। समटाइम्स कुछ पोर्शन उसका ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से इसके कारण भी आपका क्रिप्टोमेनोरिया दिखाई देता है। सर्वाइकल रास्ता संकरा हो जाता है या बिल्कुल बंद रहेगा, जिसको सर्वाइकल स्टेनोसिस कहा जाता है। वेजाइनल सेप्टम, ये रास्ता सही नहीं है, कुछ पोर्शन ही बंद होता है, इसके कारण इसको टीवीएस भी बोला जाता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वो कहते हैं टीवीएस कराइए, तो वो उसमें उसी की जांच करते हैं कि वेजाइनल बिल्कुल क्लियर है या नहीं है। ये कंडीशन आपको आफ्टर डिलीवरी या सर्जरी के बाद भी स्कार उसमें बीच में आपको दिखाई देते हैं, ब्लॉकेज आपको होने लगती है, तो आफ्टर डिलीवरी या सर्जरी भी ये कंडीशन हमें दिखाई देगी। ये इसके मेन कॉज हैं। पहचानने के लिए सिम्टम्स, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय पर फीमेल कैंडिडेट के अंदर लोअर एब्डोमेन में पेट दर्द दिखाई देगा। इस पेट दर्द को, क्योंकि डिस्मेनोरिक नहीं है ना ही एमेनोरोइया है, इस कंडीशन के दर्द को कॉलिकी पेन बोला जाता है। फीलिंग ब्लोटिंग की भी होगी, पेल्विस हैवीनेस रहेगी, हर महीने पर मंथ पेन होगा, हैवी ब्लीडिंग भी इंटरनली दिखाई देगी कि हो रही है पर बाहर नहीं आएगी। प्यूबर्टी के समय पे स्टार्टिंग फेज में अगर किसी को ऐसा होता है तो कई बार ब्रेस्ट से आपका मिल्की सेक्रेशन भी आउट होता है। या ऐसे केसेस में कई जो क्रिप्टोमेनोरिया के केस होते हैं, कई बार लंबे टाइम तक लॉन्ग स्टैंडिंग केस जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, उनमें भी इस तरह के केसेस में आपको वेजाइना में रक्तस्राव जमाव दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं हिमेटोकोलपॉस। या यूट्रस के अंदर रक्त जमा रह जाता है, बाहर नहीं आता, तो उसको बोलते हैं हिमेटोमेट्रा। ये दो कंडीशन आपको रिपोर्ट में कई बार देखने को मिलेंगे। आप कहते हैं ना कि वर्ड मीनिंग पता नहीं कुछ अलग से नई वर्डिंग आ गई है पैथोलॉजी के अंदर, तो ये नई नहीं है, पुरानी ही है। बस कहते हैं कि हमारे माइंड में साइंटिफिक वर्ड है या नहीं है, वो हमारे माइंड में होना चाहिए। तो अगर वेजाइनल रिपोर्ट आपके पास कोई आता है, अल्ट्रासाउंड इस तरह के पेशेंट का, यदि वेजाइनल उसमें आपको दिखाया है कि ब्लड क्लॉट है, ब्लड रुका हुआ है वहां पर, तो उस कंडीशन के लिए हिमेटोकोलपोस वर्ड का यूज किया जाता है। और यदि ब्लड फ्लो यूट्रस के अंदर है तो वहां पर हिमेटोमेट्रा वर्ड यूज किया जाता है। डायग्नोज कैसे करेंगे? टेम्परामेंट, पल्स डायग्नोज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अकॉर्डिंग मस्टली। उसके अलावा आप यूएसजी अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ट्रीटमेंट में जाने से पहले एक बार आज मैं रिक्लब कर दूं यहाँ पर आपको, डिस्मेनोरिया, एमेनोरोइया और क्रिप्टोमेनोरिया, इनको हम कैसे वन लाइन में हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्मेनोरिया में जो पीरियड होते हैं वो आपके पेनफुल होते हैं, हैवियर सीवियर पेन भी उसमें होता है। कई बार ऐसे केसेस में जो डिस्मेनोरिक होते हैं, पीरियड 5 डेज तक पेशेंट को पेन बना रहता है।
एमेनोरेया में पीरियड आता नहीं है, प्राइमरी स्टेज में आपको नहीं दिखाई देगा। क्रिप्टोमेनोरिया में इंटरनली पीरियड रहेगा, बाहर नहीं दिखाई देगा, पेन भी दिखाई देगा लेकिन ब्लीडिंग बाहर नहीं आएगी। ये 3 मेन लाइन है इन तीनों डिजीजेस को समझने के लिए। ट्रीटमेंट, कॉमन मेडिसिन हमारी S2A2 BE C2N1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, ड्रॉप R13 R21, गाइनोविट सिरप, टैबलेट R23 और आपका लगभग 3-4 मंथ ट्रीटमेंट चलने के बाद में हम उसमें मंथली पैकेज ट्रिपकॉम को भी ऐड करते हैं, जिससे कि उसकी इम्यून सिस्टम डेवलप हो, ऑर्गन भी सही से डेवलप हो, जिससे कि इन तीनों कंडीशन से, इन तीनों डिजीज से हम पेशेंट को छुटकारा दिला पाए, निजात दिला पाए। स्टार्टिंग में आप D5 से भी कर सकते हैं और जब क्लियर है तो D4 भी हम देते हैं। डिस्मेनोरिक में पेन रहता है तो वहां हम D6 से कवर अप करते हैं, अकॉर्डिंग कंडीशन पेशेंट आपके पास किस कंडीशन में आ रहा है। तो क्रिप्टोमेनोरिया किसी को आज अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। रिपीट करने की आवश्यकता है? प्लीज मैम, एक बार रिपीट किया जाए। ट्रीटमेंट रिपीट कर दो मैम। मैम पूरी चीज को ना एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दीजिएगा, बस जो आपने फिर से तीनों मैं का डिफरेंस रिपीट बताया। करते और हैं। सबसे पहले क्रिप्टोमेनोरिया कंडीशन क्या है? एक ऐसी अवस्था महिलाओं के अंदर जो शरीर के अंदर मासिक धर्म को बनता है लेकिन शरीर बॉडी के बाहर नहीं आता। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेनली यूट्रस है, यूट्रस के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है पर बाहर नहीं आ रही है, इस कंडीशन को क्रिप्टोमेनोरिया कहा जाएगा। सिम्टम्स में जैसे नॉर्मल साइकिल आती है उसी अकॉर्डिंग जिस समय पेशेंट को साइकिल का टाइम आएगा क्रिप्टोमेनोरिया में, पेशेंट को उस समय पर पेट के निचले हिस्से में, पेट में आप उसको दिखाई देगा दर्द। इस पेन को कोलिकी पेन कहा जाता है। ब्लोटिंग की फीलिंग आएगी। पेल्विक रीजन आपका हैवी रहेगा। बैक पेन भी उसको दिखाई देगा। प्रत्येक महीने, हर महीने पर ब्लीडिंग बाहर नहीं आएगी पर पेन बराबर उसको दिखेगा। किशोरा अवस्था, स्टार्टिंग प्यूबर्टी के समय पर, जैसे मान लीजिए किसी को नहीं होता डे 1, जब उसकी प्यूबर्टी एज है 12 से 15 साल, 18 साल की, 16 साल की, अगर नहीं होता है वो कंजेनाइटल, उसमें अगर उसको क्रिप्टोमेनोरिया की सिम्टम्स आ गए हैं कि ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ, एमेनोरेया हुआ, पीरियड नहीं आते हैं, क्रिप्टोमेनोरिक कहलाता है। क्रिप्टोमेनोरिक में उसमें ब्रेस्ट से आपको मिल्की सेक्रेशन दिखाई देगा। और जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें 2 वर्ड आते हैं, हिमेटोकोल्पोस, हिमेटोमेट्रा। ये वर्ड आपके वेजाइना में रक्त जमाव को बोलेंगे, हिमेटोकोल्पोस, और हिमेटोमेट्रा यूट्रस के अंदर रक्त जमाव को कहा जाता है। मेन कारण इम्परफोरेट, स्पेलिंग बोल देते हैं IMPERFORATE, इम्परफोरेट हाइमेन। ये हाइमेन एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जो आपकी बिल्कुल बंद होती है। ब्लॉकेज, वेजाइनल ब्लॉकेज भी हो सकती है और सर्वाइकल स्टेनोसिस भी हो सकता है ऐसे पेशेंट में, या ये कंडीशन आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर सर्जरी भी आपको ब्लॉकेज देखने को मिलेंगे। इस तरह के मेंस्ट्रुएशन को हिडन मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेनली आपको डायग्नोज में टेम्परामेंट भी देखना है, पल्स डायग्नोज आपको करना है और सपोर्टिव आपको अल्ट्रासाउंड एक करवा लेना है पेशेंट का। ट्रीटमेंट में S2A2 BE ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, कैंसरोसो 2 वेन 1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर हम D4 में देंगे ये मेडिसिन अपनी। ड्रॉप R13 हाइपोटी, यूरिलिथ्मो ड्रॉप R21, गाइनोविट सिरप, टैबलेट ट्रिपको R23। आफ्टर
लगभग 3 मंथ बाद में आप ट्रिपकॉम जो हमारा मंथली पैकेज है वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर, जिससे कि पेशेंट अच्छे से कवर अप हो। क्लियर है सभी को? यस मैम, क्लियर है। एनी कोई क्वेश्चन? तो ये स्टार्टिंग फेज में हमारा जब प्यूबर्टी शुरू होती है, तो सबसे पहले अगर नॉर्मली पीरियड्स आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्मेनोरिक पेनफुल होते हैं तो डिस्मेनोरिक है, एमेनोरिया है, क्रिप्टोमेनोरिया। ये स्टार्टिंग में किसी भी डिजीज में जाने के समय पर 3 कंडीशन पहले हमें दिखाई देने को आती हैं। तो ये सबसे पहले 3 चीजें हैं, तीनों को समझने के लिए तीनों आज ये हमारे कंप्लीट होते हैं। उससे पहले हमने पीसीओडी, एंडोमेट्राइटिस हमने लिया था। नेक्स्ट सेशन जब भी डॉक्टर सनम जी मुझे बताएंगे, तो उसके अलावा हम नई आपका नेक्स्ट डिजीज की तरफ चलेंगे। ठीक है सनम जी? थैंक यू मैम। ओके, जी वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल मैम। सभी का धन्यवाद, आपने सुना। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको, क्योंकि अभी भी मैंने सेमिनार से ही आज अपना टाइम निकाल के यहाँ से मैंने अभी जो है मैंने कहा सेशन अटेंड किया जाए। आज हम सिकोहाबाद में हैं, ये फिरोजाबाद में पड़ता है। तो अभी सेशन वहां भी कंप्लीट करने के बाद में मैंने कहा पहले अब सेशन ले लिया जाए अपना। तो जो भी कोई किसी का क्वेश्चन होता है वो बता सकते हैं, जैसे भी टाइम मिलेगा मैं सरम जी के पास अपना रिप्लाई दे देंगे आपको, या ग्रुप में जो भी जहाँ पे बताया जाएगा वहां हम दे देंगे रिप्लाई। बाकी सभी के सनम जी नंबर हमें मिले हैं, जो हमारे फ्रेशर नए डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं या स्टूडेंट हैं। यस मैम, अराउंड मेरे पास 25% के नंबर आ चुके हैं। और हाँ उसके हाँ अलावा जो कुछ ग्रुप्स के लीडर्स के मेरे पास इंफॉर्मेशन आए हैं, जो कि डाटा हाँ, उनको ना आस्क फिर आउट एक करते हैं। हम, हाँ, रिकॉलिंग जी मेथड से आफ्टर सेशन उसके बाद में हम बात करेंगे। आप मुझे बाद में जी जी कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके सर, ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, तो ये था हमारा जो गेस्ट लेक्चर का आज का कंक्लूजन लेक्चर था। अभी तक का जो इन्होंने पिछले 3 लेक्चर्स का जो डिसएमनोरिया, एमनोरिया एंड क्रिप्टोमनोरिया के रिगार्डिंग पे इन्होंने कंक्लूड किया है, उसके ऊपर इन्होंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ आज के लेक्चर का जो लास्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास नहीं होगी, और आज फ्राइडे है, आज हमारा लास्ट लेक्चर है हफ्ते का। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मंडे को दोबारा मिलेंगे। तो मैंने तो वो डायरेक्टली मेरा नंबर लेके वो प्लीज जैसे जो आपको शेयर कीजिए, ताकि हम उसको वेबसाइट पे डाल सकें, और उसमें विद एड्रेस आपका पूरा मेंशन किया जाएगा। एक एक पार्ट ऑफ पॉइंट वो। दूसरा कि अगर मान लीजिए किसी भी डॉक्टर को अपनी प्रैक्टिस में कोई दिक्कत आ रही है, देखिए मैं आपसे बड़ी सिंपल से शब्दों में बोलूंगा। अगर आप रविसन इंडिया के साथ जुड़े हुए आपको मिनिमम 2 साल से 3 साल का समय हो चुका है, और आज भी आपको लगता है कि आप खुश नहीं है अपने प्रैक्टिस से, तो आपको हमें उसी समय छोड़ देना चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं आपको ऐसे पर्सन दिखा सकता हूं जो मात्र 1 साल के अंदर इतना कुछ पा चुके होंगे, जो वो खुश नहीं होने वाला पर्सन पिछले 3 साल से 5 साल से 10 साल से नहीं हमारे से जुड़ के नहीं पा पाया होगा। और अगर मैं उनसे बिना सवाल किए मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि उन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क था रहा होगा, कि पहला जो बिल्कुल खुश है, जिसने 1 साल के अंदर वो चीज पाली, उसने शुरुआती दौर में अपने दिमाग को बिल्कुल बंद करके कंपनी को समझते हुए आगे चला वो, और कंपनी के साथ जुड़ के उसने सारी चीजों को आगे काम करने के लिए वो बढ़ा वो, तब जाके उसको आज वो रिस्पॉन्सेज मिले और वो एक अच्छा कर रहा है। देखिए, इलेक्ट्रोनपैथी बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। आप इसको जितना कॉम्प्लेक्स होके, आप इसमें जितना ज्यादा एक्सपर्ट बन के सोचने की कोशिश करेंगे, उतनी ज्यादा आपको इसको प्रैक्टिस करने में मुश्किल आएगी। आप जितना ज्यादा इसमें अपने आप को एक नॉर्मल इंसान, एक कम सोच के साथ इसको लेके चलने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी आप इसको सीखेंगे। आखिर में हमें एलोपैथी या आयुर्वेदा या होम्योपैथी की तरह हजारों दवाइयों को नहीं समझना है, हमें मात्र 38 दवाइयों को समझ के उपचार करना है।
अगर आप 38 दवाइयों से भी उपचार नहीं कर पा रहे हैं तो आप जिंदगी में किसी भी तरह के मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है, आप पेटेंट किसी कंपनी का पेटेंट मंगवाइए, वो आगे दीजिए, आपका अपना घर चल पड़ेगा। आगे जाने से पहले मैं एक बड़े कॉमन से ये एक मैं आज पिछले 1 डेढ़ साल से मैं हम लोग क्लासेस को कर रहे हैं, पर उससे पहले उससे मैं पिछले 3 साढ़े 3 साल से हर किसी को कॉल करता था मैं। तो मैंने शुरुआती दौर में मोर देन 1000 पर्सन को कॉल किया, 1 साल के अंदर 1000 से ज्यादा लोगों को कॉल किया मैंने, जो हमारे कंपनी का डाटाबेस था। तो उस 1000 में से 700 से ज्यादा ऐसे पर्सन थे जो अपने जो मोर अबव देन 50 ईयर्स के थे। अब जो 50 साल इंसान था ना, उसने मेरे साथ जो पहली बार बात की, बड़े अच्छे से बात की, उसने मेरे को अच्छे से सुना। मैं भी उस समय नया नया उस चीज को कर रहा था, तो मैं पूरी एक्साइटमेंट में बताता था उसको, ऐसे एक एक आधा आधा घंटा बात करके उनको, उनका भी दिन का आधा घंटा उसमें निकल जाता था। पर कभी ना मुझे ऑर्डर नहीं मिलता था उनसे कोई भी, कभी रिटर्न आता था। तो मैंने बड़ा सोचा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अब ये मेरे लिए एक हताशा भी बन गई कि मैंने इतनी मेहनत भी की, पर मैं उसको कुछ आउटपुट भी नहीं निकाल पाया। फिर मेरे को एक चीज मैंने जब नोटिस की, जैसे मैंने डाटा बनाया हुआ था उसमें पूरा कि किसकी क्या एज है, किसका क्या है। मैं ऐसा नहीं मुझे ऑर्डर नहीं आए, मुझे ऑर्डर आए, पर मुझे ऑर्डर आए वो जो 30 से लेके मतलब जो 20 से लेके 35-40 के बीच के लोग थे, उनके मुझे ऑर्डर आए। और जो उससे ऊपर के पर्सन थे उसका किसी का ऑर्डर नहीं आया मुझे। तो मैंने पहले तो जिसका मुझे ऑर्डर आया मैंने उससे फोन किया, उससे बात की, मैंने उनसे बात की, मैंने बोला सर आपने मुझे ये ऑर्डर किया था। उनका भी उन्होंने किट परचेज किया, वो किसी कारणवश बार बार नहीं बात कर पाए हमसे। तो मान लीजिए अगर 100 पर्सन ने में से किट परचेज किया था, तो 100 में से 40-50 लोगों ने बोला है कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लग पड़ा है, आपकी बुक से हमें अच्छी सहायता हुई। उस समय तो पुरानी बुक होती थी जिसमें फॉर्मूला लिखा जाता था, जो आज हम बताते हैं चीजें वो हमें मतलब जो बुक में लिखी है वो उस समय हमें बतानी पड़ती थी। तो एक बार उनको वो सारी चीज एक्सप्लेन कर दी गई थी, तो वो उससे एक अच्छा रिजल्ट ले रहे थे। और उनको मैंने उस समय प्रोडक्ट देने के साथ ही उनको बता दिया था, पहली बार ऑर्डर कंफर्म करवाने के बाद मैंने उनको बता दिया कि आपके एरिया के नजदीक में यहाँ पे आपको सप्लायर मिल जाएगा, आप यहाँ से उनसे प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो वो तो कंटिन्यू जुड़ के उनसे प्रोडक्ट भी ले रहे थे। कुछ पर्सन ऐसे थे जिन्होंने मुझे किया सर हमने किट परचेज किया, कुछ पर्सन को दिया, हमें रिजल्ट लेने में दिक्कत हुई तो हम इसको यूज नहीं कर पाए। फिर मैंने उन्हें थोड़ा फोर्स किया कि आप मेरे साथ जुड़िए। कुछ में से उन्होंने कुछ इस तरह का विरोध किया कि हम आपको बार बार कॉल क्यों करें, हमें भी मालूम है कि इलेक्ट्रोपैथी क्या है। फिर मैंने उन्हें थोड़ा सा बताया कि सर आपको बिल्कुल मालूम है कि इलेक्ट्रोपैथी क्या है, पर कहीं ना कहीं पे आपको ये नहीं मालूम कि रविसन इंडिया इलेक्ट्रो फार्मा के प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि मैं सेम प्रोडक्ट से जिस डिजीज में आपको हताशा निराशा मिली है, उसी सेम प्रोडक्ट से मेरे एक्सपर्ट डॉक्टर ने 100% रिजल्ट लिया है। तो हाँ, अब आप ये नहीं बोल सकते कि दवाई में खोट है, नहीं दवाई में खोट नहीं है, उसको इस्तेमाल करने के तरीके में खोट था जो कि आपको नहीं आया। तो फिर एक बात पॉइंट फिर यहाँ पे जाके फिर उसके बाद कुछ लोग मेरे साथ जुड़े। आज मेरा एक वॉल्यूम भी एक अच्छा वॉल्यूम है, जो अगर सारे चीजों को निकाल दूं, मैं बड़ी एजेंसीज को निकाल दूं मैं, तो महीने का 1.5-2 लाख रुपए का मेरे को ओपन ऑर्डर आ जाता है, जो डॉक्टर्स मेरे साथ डिस्कस करके आगे वर्क करते हैं ना। तो एजेंसीज भी क्रिएट की हैं। पर लास्ट में मैंने बोला यार ये तो सिर्फ 200-300 लोग ही हुए, ये जो बाकी 700 लोग थे इन्होंने मेरे से क्यों नहीं कभी ऑर्डर किया, या कभी इनका कॉल भी नहीं आया वापस। तो मैंने फोन उठाया, फोन किया मैंने ऐसे, तो शुरू की मैंने 10 लोगों को जब फोन किया उसमें, तो मैंने देखा, मैंने उनसे पूछा सर आप क्या कर रहे हैं अभी। बोला हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने बोला सर आप ने तो प्रोडक्ट तो हमसे वैसे परचेज नहीं किया, तो अभी आप किस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो उन्होंने बोला सर हम वैसे तो इलेक्ट्रोपैथी में किसी कंपनी का नाम ले देते थे, पर लास्ट में आते आते वो ये चीज को भी एक्सेप्ट कर लेते थे कि वो होम्योपैथिक रेमेडी का यूज कर रहे हैं। कुछ पर्सन इस तरह से बता देते थे कि वो होम्योपैथी उन्होंने कोर्स कर रखा है, वो होम्योपैथी में कोर्स कर लिया, क्योंकि जो 55 अबव है, 50 अबव है, उसके पास बहुत समय था, उसने होम्योपैथी में कोर्स कर लिया, आयुर्वेदा में कोर्स कर लिया। तो उस तरह से उन्होंने बताया कि हमने कोर्सेज कर लिए। फिर लास्ट में मैंने उनसे अब मुझे भी तो एक चीज जीतनी थी ना, एक जंग जीतनी थी अपने आप से। तो उस जंग जीतने का मैंने एक, पर उन्होंने मुझे क्या बोला, और वो एक जो लास्ट में उन सब में कॉमन पॉइंट आया, उन सब ने ना मुझे ना निराश करने की कोशिश की। निराश करने की कैसे, अरे इलेक्ट्रोपैथी में तो रिजल्ट नहीं मिलता है, इलेक्ट्रोपैथी में ऐसा होता है, इलेक्ट्रोपैथी में इतनी कंपनियां थी, सारों ने सबका मूर्ख बना। वो आपकी कंपनी मूर्ख आ रही है, बात ना कि क्या पता कि आप भी हम बात करता है तो मालूम पड़ जाता कि सामने वाला थोड़ा कनिंग होके बात कर रहा था ना। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मैं इनसे
जब ऐसे मेरे पास वो, अब आखिर में मेरा एक काम क्या होता है, मैंने डाटा जरूर बनाता था, तो मैंने उसमें लिख लिया कि 10 में मुझे क्या जवाब दिया। जब उन 10 का जवाब को मैंने एनालाइज किया तो उन्होंने, मैंने एक चीज ये पाई कि वो मुझे निराश करते हैं, ये पाई कि मैं उनसे पूछ लेता था ये कि सर आप बच्चे क्या करते हैं, ऐसे मैंने उनसे पूछा। फिर जब वो चीज होगी ना, फिर मेरे दिमाग में एक स्क्रिप्ट बन गई। फिर वो 700 में से ज्यादा नहीं, मैंने सिर्फ 50 60 100 लोगों को फोन किया, और सिर्फ उन्हीं लोगों को फोन किया जिन्होंने मेरे को बहुत मीठे मीठे बातें की थी, और मैंने उनसे फोन किया। मैंने सबसे पहले फोन करके, जी सर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 5 महीने पहले मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने आपको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्म किया था, मैंने आपको बेसिक यूजेज ऑफ D3 कैसे आपको यूज करना है, कैसे रिजल्ट लेना है, हम क्या रिजल्ट ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। बिल्कुल, मैंने बोला सर कभी आपका उसके बाद मुड़ के मेरे को कुछ आया नहीं। तो उनका इससे बहुत फोन करती हैं, वो सारे ऐसे बताते ही हैं। वो जैसे उन्होंने मेरे को, जिस पर्सन ने मुझे ये रिप्लाई दिया, अरे जो है अच्छा फील्ड बन चुका है, दूसरी कंपनी को यूज नहीं करती, डिमोटिवेट नहीं किया। पर कुछ जो थे वो थोड़ा सा अपने टांग दूसरों के टांग पे रखने की जो आदत रखने वाले, तो उन्होंने मुझे ऐसे अच्छे से बात सुनाई। जैसे वो मुझे बात सुनाते थे, मैं उनकी पूरी बात सुनता था। फिर उसके बाद मैं उनसे ना क्वेश्चन करना स्टार्ट करता था। मैं सर कॉल कट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे ना कुछ आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहूंगा। आप एक सीनियर डॉक्टर हैं, तो कल को मैं मान लीजिए किसी को रेफर करूं, तो मुझे कुछ होना चाहिए बताने के लिए ना। बोला बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछता था, मैं सर आपकी एज क्या है? बोला 55 50। ओके। मैं सर आपकी शादी तो हुई होगी? हाँ बिल्कुल हुई है। मैं आपके बच्चे भी होंगे? जी बिल्कुल बच्चे हैं। अच्छा बच्चों को कोई बोलता स्कूल में, कोई बोलता कॉलेज में है। मैं बच्चों को आप किस स्कूल में पढ़ाते हो? सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो? अरे नहीं नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं। ओके। जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं? अच्छा बच्चे क्या आपका BA BSc कर रहे हैं? अरे नहीं। उसमें से आप यकीन मानिए, अगर मैंने 30 लोगों से बात की तो 30 में से 25 लोगों के बच्चे, कोई होम्योपैथी की डिग्री कर रहा था, कोई आयुर्वेदा की डिग्री कर रहा था, 10 आपके MBBS वाले भी थे। अब आप अपने माइंड में सोच के चलिए एक बार को, इसको पैसे के साथ भी जोड़ के चलिए। जो MBBS करवा रहा था उसका कम से कम 1 करोड़ अपने बच्चे पे खर्चा आने वाला है। जो आयुर्वेदा करवा रहा था उसका कम से कम 40 से 50 लाख रुपए अपने बच्चे पे खर्चा आने वाला है। और जो होम्योपैथी करवा रहा था उसका कम से कम 20 से 25 लाख रुपए अपने बच्चे पे खर्चा आने वाला है। अब उस पर्सन ने क्या मुझे पहले बोला था कि अरे इलेक्ट्रोपैथी में तो रिजल्ट ही नहीं है, उसमें रिजल्ट नहीं आता है, उसमें कुछ नहीं होता है। ऐसे पर्सन मुझे वो बोलते थे, ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला सर आपने की तो इलेक्ट्रोपैथी की डिग्री की है? बिल्कुल इलेक्ट्रोपैथी की डिग्री की है जी। मैंने उसके अलावा कुछ? तो उनमें से किसी ने नहीं नहीं कुछ नहीं। मैं सर आप एक ऐसे सिस्टम में काम करते थे जिसमें आपको कभी रिजल्ट नहीं मिला, ना आपको कभी कुछ, मतलब जिसको रिजल्ट नहीं मिलता, डॉक्टर को रिजल्ट नहीं मिला तो उसको तो दुकान चलनी नहीं चाहिए। फिर वो थोड़ा समझ आते कि अब ये बात किस तरफ जाएगी, तो कुछ तो चिढ़ के उसी समय फोन काट देते थे। पर कुछ जेंटलमैन होते थे जो पूरी बात सुनने का हिम्मत रखते थे, तो मैं उनको फिर सुनाता। मैं देखिए, आप अपने बच्चे को एक अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, आप खुद डॉक्टर बने, आपको नाकामयाबी मिली, तो आपने उसको कामयाब डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये इस तरह के आ जाकर आप अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पर आप इलेक्ट्रोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप चाहे मिक्स प्रैक्टिस करें, मैं आपको उसका दोष नहीं देता हूँ, मिक्स प्रैक्टिस करने वाला गुनहगार नहीं है वो। और एलोपैथी वाला उसको फ्रॉड बोल सकता है या झोला छाप बोल सकता है, होम्योपैथी वाला उसको झोला छाप बोल सकता है, आयुर्वेदा वाला उसको झोला छाप बोल सकता है। पर एक इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर को कोई हक नहीं बनता दूसरे इलेक्ट्रोपैथी को झोला छाप बोलने का, क्योंकि जो दिक्कत उसको आई है वो दिक्कत उसको भी आई थी, आती है ना। तो मैंने बोला आपने जो मुझे जो कड़वे शब्द सुनाए हैं ना, वो आपने सिर्फ इसलिए सुनाए हैं कि आपने अपनी जिंदगी जी ली, और आप में आज हिम्मत नहीं है एक नई जिंदगी जीने की, आप में आज हिम्मत नहीं नई चीज सीखने की। तो इसलिए कृपया करके जब कोई आपको कल को कॉल करे कंपनी वाला, उसको ऐसे बुरी बात ना, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आप दिमाग नहीं बचा है, नई चीज है, तो उसको आप डिनाई भी ना करें, आप उससे ओके करके ना उसका समय बर्बाद करें। तो इस तरह से फिर, क्योंकि अब मैं भी यंग ब्लड, उस समय थोड़ा ज्यादा यंग था मैं, तो मैं इस तरह से मैंने अपनी लाइफ में एक एक्सपीरियंस लिया। तो ये बात आपको समझाने का मतलब ये था कि मैं आपको ऐसे कई डॉक्टर दिखा सकता हूँ जो आज बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल हैं। मैं आपको ऐसे डॉक्टर भी दिखा सकता हूँ जो साल में हमसे 10 से 15 हजार रुपए की मेडिसिन लेते हैं, और वो उससे कम से कम तो 15 से 20 लाख रुपए कमाते हैं। सोचिए 10-15 हजार रुपए की मेडिसिन लेके 15 से 20 लाख रुपए कमाते हैं। वो कैसे? उनका एक फील्ड बन चुका है आज अपने एरिया में। मान लीजिए वो किडनी पे ही वर्क कर रहा है सिर्फ, वो स्किन पे ही वर्क कर रहा है सिर्फ। साल में उसके पास अगर 10 स्किन के पेशेंट, 15 स्किन के पेशेंट, 20 किडनी के पेशेंट भी आते हैं, और अगर वो किडनी का पेशेंट उसका ऐसा छोटा मोटा नहीं आएगा, स्टोन वाला आ जाएगा, उससे 20-30 हजार रुपये चार्ज कर लेगा ओवरऑल ट्रीटमेंट का।
वो उसके पास आपका क्या बोलते हैं सिस्ट का आ जाएगा, उससे 50,000 रुपये चार्ज कर लेगा। किडनी फेलियर का आ जाएगा, उससे लाख रुपए चार्ज कर लेगा पूरे साल का। पर उसकी जो दवाई जाएगी ना, वो ऐसा वो अगर मान ली 15,000 रुपये लिया तो 5,000 का उसने पेटेंट परचेज किया होता है, 10,000 रुपये की ओरिजिनल मेडिसिन परचेज की होती है। उसे कॉम्बिनेशन बना के साथ में स्पोर्टिव पेटेंट चला के वो अच्छा रिजल्ट लेता है, और वो खुद आके कंपनी को फिर एक्सेप्ट करता है कि हमने तो 10,000 की मेडिसिन ली थी, पर कम से कम 5 लाख रुपया कमाया उससे। मैं आपको ऐसे डॉक्टर भी दिखा सकता हूँ। पर उन डॉक्टरों का क्या है कि वो थोड़े बड़ी उम्र वाले थे और वो ज्यादा नई चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। जो पर्सन आज भी 40 से नीचे है ना, उसके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। वो हमारे साथ जुड़ के अगले 5 साल के अंदर अपने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना सकता है। अगले 2 साल के अंदर बहुत बड़ा क्लिनिक बनेगा उसका, उससे अगले 3 साल के अंदर उसका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा। मतलब 5वें साल के एंड पे उसका एक अपना हॉस्पिटल का वो इनॉग्रेशन कर रहा होगा, जिसके अंदर वो जाएगा। पर उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ कंपनी के साथ मिलके कुछ पेशेंट को चेक करना है। अगर आप उस पेशेंट को चेक करने में कामयाब होंगे, डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनेंगे। बाकी जैसा मैंने शुरू में बताया था, अगर कोई पर्सन हमारे साथ जुड़ा है और लंबे समय से जुड़ा है पर आज भी वो अपनी प्रैक्टिस से खुश नहीं है, तो प्लीज वो हमें छोड़ दे। क्योंकि वो अपनी बदनामी तो कर ही रहा है, वो उससे ज्यादा वो हमारी बदनामी करता है। क्योंकि जब उसके पास कोई आएगा तो अरे मैं तो रविसन की दवाई यूज करता हूँ। हाँ आता है, पर कुछ खास भी नहीं आता। अब वो थोड़ी बताएगा कि मेरे में नई चीज सीखने की हिम्मत नहीं है, मैं आज भी पुरानी चीजों के अंदर जूझ रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज, जब आप हमारे साथ जुड़े तो एक बार बस 6 महीने के लिए, आपने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट सहे होंगे, सालों साल से सह रहे होंगे, पर 6 महीने के लिए उस सारी चीजों को छोड़ के, उस सारी चीजों को भुला के हमारे ऊपर डिपेंड होके देखिए। 6 महीने के अंत में जो आपका लेवल होगा, वो आप खुद भी उसको रिकॉग्नाइज करने से, पहचानने से मना कर देंगे। ऐसा आपको चेंजेस अपने आप में, अच्छे चेंजेस आप में देखने को मिलेंगे। मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूँ, अब मैं थोड़ा सा लेक्चर की तरफ को आता हूँ, जो हमारा लास्ट पार्ट है जिसको आज हमने कंक्लूड करना था। एक्सक्यूज मी सर। जी मैम। सर ये आपने जो कहा ये बात तो ठीक थी, लेकिन जी आपको सुनने वालों में मुझे लगता है कि अभी बहुत से डॉक्टर होंगे जो 40 से अबव होंगे, तो थोड़ा उनको बुरा जी लग गया होगा। और दुनिया में पर्सन मैम, तो बहुत एक और बात बताऊं मैं आपको, एक और बात बताऊं मैं आपको, सॉरी सॉरी। उनमें से देखिए, कुछ जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर अलग लीजिए होते प्लीज। हैं जो कि अभी वो भी सक्सेसफुल होंगे जो 40 से अबव हैं। उनको थोड़ा सा मुझे जी लगता है कि आपको ये लेकर चलना चाहिए कि कुछ को छोड़कर, है ना। जी, वही मैं अब आपको उसी चीज को बता रहा हूँ। जो आज इस सेशन में जुड़ा हुआ है ना और उस उम्र से अबव है ना, वो अपने आप को, जो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, उससे आगे बढ़ के ही वो यहाँ पर आया है। यहाँ पे कोई भी पर्सन बुरा मनाने वाला नहीं आया है। क्योंकि वो पिछले 1 हफ्ते से रोज 3 से 5 बजे ये कैमरा ऑन करके बैठ जाता है ना, या ये ऑन करके बैठ रहा है, उसको वो सिर्फ सीखने के लिए आया है। उन सारे पर्सन में सिर्फ एक चीज की कमी थी, सीखने की ललक की। हम इनमें भी से किसी की 53 सीखने साल की के हैं ललक सर। नहीं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सर जी 55 आप और जहाँ तक अभी सर आप हाल ही में हमारे साथ 55 जुड़े में हैं ना वो सर। लगन बराबर है सीखने की। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो सनम जो सर जी। सीखना है उसको। सनम सर जी। जी 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 मैम। हाँ नमस्ते सर जी। एक्चुअली जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रैडिसन एक ऐसी कंपनी है जो मेडिसिन के साथ साथ गाइड भी करती है और नॉलेज भी देती है। बाकी मार्केट में कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो इतना क्लास लेके आपको मतलब बस सिखाएगा। ऑनलाइन कोई नहीं सिखाता, बस प्रोडक्ट बेच के वो अपना काम कर लेते हैं। लेकिन रैडिसन एक में ऐसी कंपनी है कि जो प्रोडक्ट के साथ साथ नॉलेज भी देती है। थैंक यू जी, सर। थैंक यू सर कंपनी कितनी पुरानी है, कब स्थापना हुई थी इसकी? सर। हम लोग जो ओपन मार्केट में जो सेल कर रहे हैं वो 2010 के बाद कर रहे हैं। और वैसे जो स्थापना थी वो 1990 में हुई थी। 1990 से लेकर 2010 तक हम लोग, जो हमारे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए पर्सन होते थे, सिर्फ उन्हीं को हम मेडिसिन देते थे। उसके अलावा जो सर के कुछ अपने कोलीग्स फ्रेंड्स थे जिनके साथ वो कॉलेज टाइम में पढ़े थे, तो उनको मेडिसिन जाती थी। अब अगर आप 2 मिनट का समय दें तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग ही बता दूं कि हमने ओपन मार्केट में सेल करना क्यों शुरू किया। क्योंकि 2008 में एक इटली में, बोल सकता हूं सर मैं? जी सर, जी सर। जी सर, 2008 में ना इटली में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। आपको शायद से मालूम होगा कि 2012 में ना बहुत ज्यादा इंटरनेशनल जो कंपनियां इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन बेचती थी वो बंद हो गई कंपनियां।
वो क्यों हुई थी, क्योंकि 2008 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था, उस कॉन्फ्रेंस को करने से पहले ही जो मैटी जी के आगे वंशज है ना, वो लोग किसी भी उसमें नहीं जाते थे, प्रोग्राम में नहीं जाते, ना ही कोई करवाते थे, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी एक कंट्रोवर्सी का सवाल था। मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ ना, इस बुक, ये बुक, इसके अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना, इलेक्ट्रोपैथी का क्या हिस्ट्री है। तो वो नहीं जाते थे कहीं पे भी। पर 2008 में पहली और आखिरी बार उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम का जो मोटो था और जो उन्होंने बोल के बताया गया था, वो ये बोल के बताया उन्होंने कि अ, हम इस चीज को इसलिए कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि कौन सा पर्सन सच में इलेक्ट्रोपैथी के नजदीक या इलेक्ट्रोपैथी को फॉलो करके काम कर रहा है ना। तो उसमें आपके जर्मनी की कंपनियां थी, जो आपके जेएसओ वगैरह थे, फिर अमेरिकन बेस्ड कंपनियां थी, ब्रिटेन बेस्ड कंपनियां थी, ऐसे बड़ी कंपनी थी। तो उन्होंने वहां पे ना टोटल 11 पैरामीटर बनाए थे। तो वहां पे दो चीजें हुई जो बहुत यूनिक थी। फर्स्ट, जो सारे कंपनी वाले थे ना, वो लोग अपना जो बना के गए, डेमोन्स्ट्रेशन बना के गए थे ना, वो ना पेज पे लिख के लेके गए थे, पीपीटी स्लाइड बनाई हुई थी, पेज पे लिख के लेके गए हुए थे कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे करते हैं तो ऐसे दवाई बन जाती है। एक सिर्फ हमारी कंपनी थी जिसने पूरे प्रोटोकॉल को वीडियो में बनाया हुआ था, जिसमें, और सोचिए ये 2008-10 की बात है, उस समय न्यू मॉडर्नाइजेशन हो रही थी। तो उस समय वो लोग तो बहुत पहले के एडवांस हो गए थे, पर वो लोग कोई भी वीडियो बना के नहीं लेकर आया हुआ था। पर हमारी थी जिसमें हमने क्रूड को निकालते हुए, एक्सट्रैक्ट करते हुए का पूरा प्रोसेस का वीडियो बनाया हुआ था। तो और उसके बाद उन्होंने वहां पे ना टोटल 11 उसके पैरामीटर रखे हुए थे मेडिसिन के चेक करने के, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो जेएसओ कंपनी थी, जो जर्मनी की जो सबसे बड़ी, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्क कर रही थी, तो उसके खुद के 7 पैरामीटर पूरे टैली किए, और 3 पैरामीटर उसके सब, सॉरी, 3 उसके पैरामीटर पूरे टैली हुए, और 7 उनके पैरामीटर पार्शियल टैली हुए। तो उस पे भी उन्होंने रखा था कि एक पूरा टैली करेगा, एक पार्शियल टैली करेगा। तो वहीं पे अमेरिका की कंपनी का भी, उससे भी बुरा हाल, ब्रिटेन वालों का भी वैसा ही हाल, सबका वैसा हाल। लास्ट में उन्होंने, अब वहां पे अल्फाबेटिकल वाइज होता है, तो वो लास्ट में आई इंडिया की बारी आई। तो जब उन्होंने इंडिया की मेडिसिन को चेक किया ना, जो हमारी मेडिसिन थी, और कुदरती तौर पे ना बहुत सारे लोगों ने अपने वीजा के लिए अप्लाई किया था इंडिया से, अराउंड 28 कंपनी के लोगों ने वीजा के लिए अप्लाई किया था, किसी का वीजा एक्सेप्ट नहीं हुआ, सिर्फ एक हमारा वीजा एक्सेप्ट हुआ था, ठीक है। क्योंकि सारों ने जो अपना प्रोटोकॉल सेंड किया था वो उन दूसरी कंपनियों से मिलता जुलता प्रोटोकॉल था, और मैक्सिमम उनमें से कंपनियां यही क्लेम करती थी कि हम तो फॉरेन से मंगवाते हैं। तो इसलिए शायद से उनका उन्होंने वीजा एक्सेप्ट नहीं करवाया, क्योंकि आखिर में वो कंफर्म करने के लिए तो जो ऑर्गेनाइजर है उसी से पूछा कि इसको बुलाना है या नहीं बुलाना है। तो वहां पर उन्होंने जब हमको बुलाया, और जब हमारे उन्होंने मेडिसिन को चेक किया, तो हमारे 9 पैरामीटर पूरे टैली हुए, 2 पैरामीटर, हम एक पैरामीटर हमारा पार्शियल टैली हुआ, और एक हमारा जो था वो लैकिंग में था, कि वो उनको नहीं मिला उसके अंदर। तो एक सिर्फ हमारी कंपनी थी जिसके 11 में से 9 पूरे पूरे पैरामीटर टैली हुए, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 10 पैरामीटर्स पे हम लोग उनके साथ मिलता जुलता वर्क कर रहे थे। तो वहां पे उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया, वो भी सिर्फ एक हमारी कंपनी को दिया उन्होंने। जितने भी बाकी कंपनी थे, आज भी हमारे यहाँ पे जब आप चंबा में आते हैं, तो जो सर का जो ऑफिस है वहां पे उस सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस को लगा के रखा हुआ है। तो जब वो चीज हमारे साथ हुई, उसके 2 साल के बाद 2010 में दोबारा बुलाया सर को, रोहित शर्मा जी को, और तब 1959 में लास्ट, 56 में लास्ट बार मैटी जी की जो फार्मेसी से मेडिसिन सेल की गई थी। उसके बाद वो फार्मेसी बंद कर दी गई थी कारणवश, और जहां पे वो फार्मेसी होती थी ना, जो मैटी जी का किले का हिस्सा था, उसको ताला लगा दिया गया था। तो 1956 के बाद 2010 में पहली बार उस कमरे को खोला गया। तो आप उस, वो भी एक अपने आप में उनका ऐतिहासिक एक मोमेंट था। और फिर वहां पे संजीव सर को लेके गए, और वहां पे उनके मैटी जी के इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। जब वहां पे सारे इंस्ट्रूमेंट देखे, हमने अपने इंस्ट्रूमेंट्स से उसको को स्टडी किया, हमें मालूम पड़ा कि हमारे में कहाँ पे कमी रह रही है। फिर उसको जब आप वापिस आए, 2010 के बिगनिंग में गए थे, 2010 के एंड तक आते आते हमारे को और भी परफेक्शन देखने को मिल गई। और उसके बाद फिर हमने जब अपना सेलिंग करना शुरू किया, तो जो फर्स्ट प्रैक्टिकल था ना हमारा, वो था खांसी जुकाम और बुखार के ऊपर। क्योंकि उस समय एक धारणा थी कि इलेक्ट्रोपैथी से खांसी जुकाम बुखार को सही नहीं किया जा सकता। तो उस समय हमने पहला जो ट्रीटमेंट किया था वो खांसी, क्योंकि सर्दियों का समय था, नया नया खांसी जुकाम बुखार चल रहा था। तो हमने अपने और जो सर के कोलीग्स थे, जैसे जगतार सर हैं महाराष्ट्र में, आरसी प्रजापति सर थे, ऐसे कई कोलीग्स थे जिनको वो मेडिसिन प्रोवाइड करवाएगी। और फिर उसके बाद वो फॉर्मेशन डिस्कस किया गया, वो वहां पे दिया, और मिरेकुलस रिजल्ट आने शुरू हो गए। उसके बाद का दिन था और आज का दिन है, और तब का दिन के बाद आज का दिन है,
आज हमारी ये डेवलपमेंट है, क्योंकि इस चीज को शो क्या चीज करती है कि आज मोर देन 3500 डॉक्टर्स अपने क्लिनिक के बाहर बड़े बड़े एक बोर्ड बना के रखा हुआ है, सपोर्टेड बाय रविसन इंडिया इलेक्ट्रो होम्यो फार्मा। अगर वो होता है मैं आपको अभी दिखा भी सकता हूँ उस पर। तो उस समय के बाद सर हमने जो 2010 के बाद हमने अपना जो ओपन मार्केट सेल जो है वो करना शुरू किया था सर। ये आप देख पा रहे हैं, शायद से स्क्रीन पे क्लियर नहीं दिखेगा। तो ये ऐसा बोर्ड उन्होंने मोर देन 3500 पर्सन ने अपने क्लिनिक के बाहर लगा के रखा। क्लिनिक का जो बोर्ड बनाया ना वो इसके ऊपर बनाया उन्होंने। कोई पैसा नहीं देते वो हमको, कुछ नहीं करते, बस दो चीजें वहां पे कंफर्म है, एक प्योर इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं, दूसरा रविसन के साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सर और जानकारी जी के जी लिए। प्लीज बोलिए। थैंक यू। और सर एक हमारी ही कंपनी ऐसी है जिसने सबसे पहले क्लेम किया था 2000 सॉरी 1995 में क्लेम करना शुरू किया था कि इंडिया में इलेक्ट्रोपैथी के प्लांट होते हैं। तो बड़े बड़े लोग बोलते थे कि नहीं होते हैं। 1995 से लेके 1999 तक 2001-2 तक आते आते यहाँ पे हमने ही बड़े ज्यादा लोगों को 40-50 प्लांट हम लोग दिखाना शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने अदर पर्सन ने क्या क्लेम करना शुरू कर दिया, और उसका हमने जो इंडियन रेफरेंस है मेडिकल, जो आपका अपना बोटानिकल रेफरेंस है वो भी देना शुरू कर दिया कि यहाँ पे देखो इसका रेफरेंस है, ये यहाँ पे मिलता है। कई हमने ऐसे प्लांट खुद से बोटानिकल प्लांट हमने रजिस्टर भी करवाए हैं, जिसका उन्होंने कुछ और तरह से रजिस्टर किया हुआ था, नाम था, पर जब उसको अपडेट करवाया, उसकी मूल पहचान की, तो हमने भी उस चीज में बहुत बड़ा रोल किया है। मोर देन 60 से ज्यादा प्लांट ऐसे हैं जिसको हमने हिमाचल में करके, तो फिर बाद में नेशनल बेस पे भी उन्होंने उसको चेंज किया। फिर उसके बाद 2003 से लेकर 2010 तक हमने टोटल 85 प्लांट को एलोकेट कर रखा था, तो वो दिखाए। तो जो पर्सन पहले बोलते जीरो है, फिर उन्होंने 20 बोलना शुरू किया। फिर उस समय जब हमने 80 दिखाते तो वो 40 बोलना शुरू कर दिया। फिर 2010 से लेके आज के समय पे हम 106 प्लांट हम लोग पूरा क्लेम करते हैं, और जो कि हम दिखाते भी हैं। जैसे हमारे साल में जब 2 बार प्रोग्राम होता है ना, तो उसके अंदर आपके मोर देन, मान लीजिए आप अप्रैल मई वाले प्रोग्राम में आएंगे तो उस समय आपको कोई 52 प्लांट दिख जाते हैं, और जब आप दिसंबर वाले प्रोग्राम में आएंगे तो मोर देन 35 टू 40 प्लांट्स आपको मिल जाते हैं। तो वो आपका 102 103 के आसपास चला जाता है। और कुछ जो आपके प्योरली विंटर प्लांट्स हैं, और कुछ श्रब्स हैं, और कुछ आपकी जो स्प्रिंग बेस्ड श्रब्स हैं, तो वो लग रखे। तो 108 प्लांट हमारे एलोकेटेड हैं। तो आज वही पर्सन बोलते हैं कि इंडिया में 90 प्लांट हैं। तो एक उसमें भी एक हमारी पहली कंपनी ऐसी है जिसने क्लेम किया है। बाकी आज एक हमारी कंपनी है जो ये अच्छा, इस चीज में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बाद, मैटी जी के बाद, 2 पर्सन ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को कॉपी करने की कोशिश की थी। एक थे जिम्पल और दूसरे थे थ्यूडर क्राउस। जो थ्यूडर क्राउस और जिम्पल ने इसको इलेक्ट्रोपैथी करके अपने उधर वहां पे कॉपी किया, अपने वहां पे सेल करने की कोशिश की। क्योंकि एक दौर था जिसमें मैटी जी की दवाइयों पे पूरे यूरोप में बैन लगा दिया गया था। वो उन्होंने बोला कि ये अनसाइंटिफिक है। क्यों बोला? क्योंकि जब उसका चेकिंग किया उसमें, तो उसमें कोई कंपोनेंट नहीं मिला उनको। ये था मेडिसिनल कंपोनेंट है, पर क्या है वो नहीं उनको मालूम पड़ जाता है, जो कि आज भी वही सच है। आज भी नैनो पार्टिकल में भी वो मोलिक्यूल को पहचानते हैं कि ये मोलिक्यूल है, पर वो कैसे बना, क्यों बन रहा है, वो उसको नहीं बता पा रहे हैं, है ना। हमने अभी अपने एक लेटेस्ट हमने स्टडी भी शेयर करनी है। हमारा अराउंड 1.2 सीआर का प्रोजेक्ट था CDRI लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ में। तो वहां पे अभी उसका रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट हमको मिली है अभी कुछ दिन पहले। तो उसके अंदर उन्होंने जो हमने उसमें पेटेंट को करवाया सर्च। इससे पहले हम 5 रेड इलेक्ट्रिसिटी S1 S10 C1 और आपका एक और प्रोडक्ट था मुझे याद नहीं आ रहा, उसके ऊपर हम इस तरह के जो छोटे 5 लाख 10 लाख रुपए के जो टेस्टिंग है वो करवा चुके हैं। कोई IIIM जम्मू से करवाया है, कोई आपका जो हमारा हमीरपुर में हिमाचल में वहां पे करवाया है, दिल्ली में करवाया है। पर जो लास्ट जो सबसे बड़ा हुआ है, तो उसके अंदर उन्होंने इन विट्रो मीन्स के जानवर के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसकी रिपोर्ट भी डाली है उसमें उन्होंने, और उसके साथ उन्होंने जो कंपोनेंट फाइंड किए उसके ऊपर भी किया है। तो सर उसमें भी हम लोग ही ऐसे, इस चीज में भी हम लोग ही पहले हैं जो इस चीज को कर रहे हैं। अदरवाइज पैसे कमाने वाली बहुत कंपनियां हैं, पर वो उस समय भी क्लेम करती थी, आज से 10 साल से पहले, जब वो 2012 से पहले क्लेम करती थी कि हम फॉरेन से क्रूड मंगाते हैं। जब से फॉरेन वाली कंपनियां बंद होगी, तो अब वो जो फॉरेन में कंपनियां चलती थी ना, वो क्या क्लेम करती है कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत ज्यादा मैंने आपका समय इस तरह से थोड़ा सा बर्बाद तो नहीं बोलूंगा पर लिया है।
तो मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करते हुए एक बार जो हमारा आज का जो पार्ट बचा हुआ है डोजेज एंड डाइल्यूशन में, उसमें मैं पहले आपका थोड़ा सा कुछ जो ऐड ऑन करने वाला है वो है हमारा हॉट कंप्रेसेस। थैंक यू। हॉट कंप्रेस जो होता है उसका बहुत बड़ा रोल है हमारे ट्रीटमेंट के अंदर। अब मैं आपको इसका हॉट कंप्रेस का यूज़ करने से पहले एक चमत्कार मैं आपको बताता हूँ। शायद से वो हमारे डॉक्टर जुड़े नहीं हैं। हरिओम जी, एक हमारे बिहार से हैं डॉक्टर हरिओम, अगर वो जुड़े हों और वो बताना चाहें तो वो बता सकते हैं। उनके साथ मेरा ज़्यादा इस चीज़ पे वर्क हुआ है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 से 1.5 महीने हमने ट्रीटमेंट दिया पेशेंट को, और 1.5 महीने के बाद हम क्या करेंगे ना कि हर 1 हफ्ते में 3 घंटे के लिए ना उसको रैपिड वो करवाएँगे, हॉट कंप्रेस करवाएँगे। तो उनके 5 से 7 ऐसे पेशेंट हो चुके हैं अभी कि जिसका उन्होंने वो रैपिड हॉट कंप्रेस करवाया, तो किसी का स्टोन अगले 1-2 दिन में बाहर निकल आया, पूरा से दिख गया उनको, और किसी ने जैसे मान लीजिए 1 महीने के बाद जब रिपोर्ट कराई तो उसमें उसका स्टोन नहीं था। तो ये हॉट कंप्रेस का आपका एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। इसी तरह से चाहे वो सिस्ट हो, चाहे वो स्वेलिंग हो, चाहे वो आपका स्टोन्स हो, हॉट किडनी या गॉल ब्लैडर हो, उसमें आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है हॉट कंप्रेस का। अब इसमें आपको हॉट कंप्रेस कैसे करवानी है, थोड़ा-सा मैं उसको आपको ब्रीफ करूँगा, डिटेल करूँगा। अब इसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ हॉट कंप्रेस है, वो रहेगा कि एक आप हाफ लीटर वाटर लेंगे, उसको बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे, जैसे बिल्कुल उबलता हुआ पानी उसको गर्म कर लेंगे। उसके अंदर आप 25 बूंदे जो आपका हॉट कंप्रेस का फॉर्मूला बनेगा उसकी 25 बूंदे डालेंगे। फिर एक कपड़ा लेना है, मान लीजिए आपने ये जैसे मान लीजिए ये कपड़ा है आपका, ठीक है? उसको ऐसे फोल्ड किया, इस तरह से फोल्ड किया, इस तरह से उसको करके जो उसके जो 2 एंड्स है ना, जो लास्ट के जो एंड हैं, उनको आप पानी से बाहर रखेंगे और बाकी को आप पानी में डाल के फिर ऐसे निचोड़ देना है, ठीक है? और उसके बाद जो निचोड़ा उसको थोड़ा सा फैला के जो अफेक्टेड एरिया है, चाहे वो किडनी के लिए कर रहे हैं तो किडनी के ऊपर, किडनी में आप उसका जो फ्रंट साइड होता है किडनी का, जो ये वाला साइड होता है यहाँ पे भी, और बैक साइड पे भी आप उसका करेंगे। इसी तरह से लिवर पे जब आपको हॉट कंप्रेस करनी है, किसी भी ऑर्गन पे आपको करनी है तो फ्रंट एंड बैक पे करनी है। जो ऑर्गन आपका स्पाइनल कॉर्ड के साथ में आता है, पास में आता है, तो उस समय स्पाइनल कॉर्ड को पीछे से बचा के स्पाइनल कॉर्ड पे आपका हॉट कंप्रेस नहीं जाना चाहिए, उससे थोड़ा सा दूर रख के आप हॉट कंप्रेस के प्रोसीजर को करेंगे। इज इट क्लियर? एक कपड़ा लिया, पानी में डुबोया, उसको निकाला, उसको निचोड़ा, फिर उसको अफेक्टेड एरिया पे रखना है। इस तरह से उस गर्म पानी को अगले 10 मिनट तक यूज करवाते रहना है। 10 मिनट के अंत तक जाते जाते वो गर्म पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, पर 10 मिनट तक आप उसका यूज करवाएंगे। अब इसको कब यूज करवाना है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। जो पहला रिक्वायरमेंट है वो ये कि मिनिमम 2 हफ्ते की मेडिसिन यूज कर लीजिए, उसके बाद आप इसको यूज करवाएंगे। हाँ, पर अगर पेशेंट इमीडिएट पेन के साथ आया है कि उसको पेन होती है, बहुत ज्यादा पेन हो रही है, तो उस समय आप उसको इमीडिएट फर्स्ट डोज के साथ ही उसका हॉट कंप्रेस स्टार्ट करवा सकते हैं। अब हॉट कंप्रेस करवाना कब कब है? एक आप मॉर्निंग में करवाएंगे सुबह उठते ही, एक आप रात को जब सोने लगता है उस समय करवाएंगे। ये 2 आपके हॉट कंप्रेस रहेंगे। अब इसके बाद आपको कितने समय तक करवाना है? जब आप इसको स्टार्ट करवाएंगे तो शुरू के 7 दिन से 15 दिन तक, 2 हफ्ते तक आप इसको कंटिन्यूस करवाएंगे। उसके बाद आप इसका 2 दिन का गैप करवाना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद आप इसका हफ्ते में 1 बार करवाइए। और जैसा मैंने आपको बताया कि मान लीजिए अब आप स्टोन का पेशेंट था, आपने हॉट कंप्रेस भी करवा लिया, 3 महीने के बाद आपने रिपोर्ट जब करवाई तो आपको पता चला कि थोड़ा कम हुआ है या ज़्यादा कम डिफरेंस नहीं आया है, तो उस समय आप उस स्टोन के अंदर जो मैंने आपको बताया, या सिस्ट के अंदर, या किसी भी तरह की अदर कंडीशन के अंदर, चाहे वो फाइब्रोइड बन रहा है, चाहे वो डर्मोइड है, उसके अंदर आप इसका 3 आवर वाला प्रोटोकॉल को आप यूज करके देखेंगे। हाँ, इसके साथ अगर कोई मान लीजिए पेटेंट यूज नहीं कर रहा है तो आप उसमें जो उसकी ऑर्गन बेस्ड रेमेडी है उसका थोड़ा सा यूज करवाएंगे विद WE। मान लीजिए किडनी पे करवा रहे हैं तो S6W का फॉर्मूला बनाया, 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर डालेंगे और उसका यूज करवाएंगे। पर उसमें कई बार कॉम्प्लेक्स रिजल्ट आ जाता है। पर जब आप पेटेंट का यूज करवाते हैं पीने के लिए, तो उसमें मान लीजिए 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर आपने 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला आपने उसका सिरप का, 2 चम्मच डाला, और 3 घंटे उसका कंप्रेस चल रहा है और उस 3 घंटे में आप उसको पानी पिला रहे हैं। तो अल्कोहल जो आप किडनी के लिए कर रहे हैं तो उसमें एल्कोलिन पिला रहे हैं, किडनी और गायनी के रिगार्डिंग कर रहे हैं, एल्कोलिन पिला रहे हैं,
लिवर के रिगार्डिंग कर रहे हैं तो आप उसमें एंजीप्लेक्स और एपिजेम पिला रहे हैं, स्टोन का कर रहे हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन का कर रहे हैं तो एंजीप्लेक्स एंड एपिजेम पिला रहे हैं। तो इस तरह से जब आप उसका पानी के साथ पिलाएंगे, उसको पानी पिलाएंगे साथ में, हर 3 घंटे के लिए, हर आधे घंटे के गैप पे 5 से 10 मिनट के लिए हॉट कंप्रेस करवाएंगे, तो आप पाएंगे कि अगले 2 से 3 बार, हफ्ते में 1 बार करवाना, तब अगले से 2 से 3 के बाद, 2 से 3 बार के बाद आप पाएंगे कि उसका स्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा खत्म होना शुरू हो चुका है। पर इसके लिए मिनिमम आपका 1.5 मंथ से ज़्यादा का ट्रीटमेंट होना जरूरी है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट कंप्रेस। अब इसके ऊपर कोई आगे बढ़ने से पहले इसके ऊपर किसी का कोई कंफ्यूजन, प्लीज वो मुझसे पूछ सकता है। स्पाइन पे हॉट कंप्रेस देने से क्या होगा सर? सर स्पाइन जो आपका ना, हमारी बॉडी में सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो जो आपका हॉट कंप्रेस, हम स्पाइन पे जब भी कोई भी चीज़ करवाते हैं हम कोल्ड मसाज करवाते हैं, चाहे वो आपकी डब्ल्यू की मसाज हुई, चाहे आर की मसाज हुई, चाहे वाई की मसाज हुई, तो उसको हम कोल्ड मसाज करवाते हैं। तो ये हमने पाया है कि अगर उसको ज़्यादा हॉट किया जाए और मेडिसिन जाए तो कई बार थोड़ा सा पेशेंट डिजीनेस या किसी भी तरह की थोड़ी सी नर्वस बेस कंडीशन में आ जाता है, मान लीजिए वॉमिट आना शुरू हो गया या ऐसे कोई उसको कंडीशन बन जाती है अगर स्पाइन पे हॉट कंप्रेस का यूज़ करते हैं तो। क्योंकि कई बार हमारे डॉक्टर्स से गलती से हो जाता है तो वो बताते हैं कि ऐसा किया था, हॉट कंप्रेस दे रहे थे, अब उसको उल्टी आने शुरू हो गई है, तो हम उसको बोलते कोई बात नहीं, आप बस एक बार उसको मसाज कर दीजिए होल स्पाइन पे और वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो एज इट इज नॉर्मल भी होना शुरू हो जाता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जीबी स्टोन में क्या करना है सर? सर स्टोन का ट्रीटमेंट चलाए ना पहले, और उसमें कंप्रेस स्टोन क्या का देना? ट्रीटमेंट चलाइए। हॉट कंप्रेस सर उसमें जो बेसिक है वो वर्वन वाला है, एक बार मुझे चेक करने दीजिए, शायद से S5 वर्वन जी है उसका हॉट कंप्रेस जो है ना। पर बाद में उसको जब एक्सपर्ट करते हैं तो उसमें हम वर्वन की जगह C1 देते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन जी ये पेशेंट हॉट को कंप्रेस, देखिए हॉट कंप्रेस आप कुछ हॉट कंप्रेस आपके बुक में लिखे हैं, वो आप स्टार्ट उसी से करेंगे, फिर जब कुछ समय के बाद जब आपको उसको चेंज करना है तो आप एक बार एक्सपर्ट से तो डिसीजन लेंगे, बात करेंगे, अपने सीनियर से भी बात करेंगे, तो उस समय वो आपको पर्टिकुलर सिम्टम्स को लेके गाइड करके फिर आपको वो प्योर जो हॉट कंप्रेस का फॉर्मूला है वो आपको प्रोवाइड करवा देता है। अच्छा, जीबी स्टोन कितना तक का गल सकता है सर? सर अभी मेरे पास एक रिपोर्ट है ना, उसमें उस पर्सन का स्टोन था, उसका 11 का स्टोन था विद मल्टीपल पीसेस, ठीक है, मल्टीपल का मतलब जी जी। मिनिमम 5 पीस तो होंगे, ठीक है। तो अब जो उसका 3 महीने के बाद का रिपोर्ट है तो उसमें वो टोटल जो बॉडी बची वो 16 की बची है, बाकी मल्टीपल नहीं बचे हैं, बाकी सब कुछ निकल चुका है उसका, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 3 महीने के अंदर अगर आप 11 का सबसे बड़ा था तो आप उसका अगर आधा भी उसके पीछे स्टोन हुआ ना, आधे साइज का, और 5 पीस भी हुए तो ओवरऑल उसका साइज परम सर 30 हो सकता है। जी 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 रविदास जी। 75 तक हमने डिजोल्व करी है सर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों अच्छा काम करती हैं। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर रविदास जी हैं, हम इन्होंने, स्टोन पे ही जी काम जी करते हैं सर। बोलिए सर, प्लीज कंप्लीट कीजिए प्लीज। किस चीज की ले गया? कद बस वही बोलना था सर, वही बोलना था, कंप्लीट उसी पे काम करते हैं, स्टोन पे ही, चाहे ओके केयू में है या जीबी में है। जी जी किसका काम हो? जी सर। ले विशाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर जी, जी मैम। जैसे आपने अभी हॉट कॉम्प्रेस का बोला, तो कोल्ड जी कॉम्प्रेस हमें कौन कौन से कोल्ड कॉम्प्रेस भी देते हैं, तो कोल्ड कॉम्प्रेस कौन कौन से कंडीशन में देना चाहिए हमें? मैम कोल्ड कंप्रेस ना एक स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट के
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। रेंज का प्रॉब्लम है, आएंगे थोड़ी देर बाद, सर रिपीट करेंगे। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। जी मैम, सर जी। जी, जो कोल्ड कंप्रेस का है, किसी भी नर्वस बेस कंडीशन पे हम ज्यादा यूज करवाते हैं, और मसाज की तरह भी इसको ज्यादा यूज करवाया जा सकता है ना। मसाज तो आप, कोई पेन हो रही है तो उसमें करवा दीजिए, तो इस तरह की कंडीशन में आप उसका एक अच्छा यूज करवा सकते हैं। जी। बाकी आप तो और एक्सपर्ट। दूसरी, जी, जी जी जी, बोलिए। और दूसरी बात ये कि अगर फीवर है तो फीवर में हम लोग लीवर के ऊपर करते हैं, तो उस टाइम भी कोल्ड कॉम्प्रेस ही करना पड़ेगा ना, जैसे अगर फीवर है किसी को तो। मैम, आप जी, आप विद वाटर बोल रहे हैं या डायरेक्ट मसाज की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, विथ वाटर, विथ वाटर। हाँ, उसमें मैंने वही कि नर्वस बेस कंडीशन, जी उसमें आपका करना भूल गया था, अंदर भी आप कोल्ड कंप्रेस को यूज करेंगे। जी। फेवरिक थैंक यू फेवरिश सर। कंडीशन है, उसके अंदर भी कोल्ड कंप्रेस को यूज करेंगे आप। जी। जी, थैंक यू सर जी। थैंक यू। मतलब जड़ से जाइए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ सर, प्लीज। कल एक पेशेंट को हमने देखा सर, जिसको 105 जी, डिग्री बुखार था और कन्वल्सन था। जी, हाँ, 105 फीवर था और कन्वल्सन भी हो रहा था। उसको हमने F2 सर्वाइकल में लगाए, और F1Y इसको पूरा बॉडी में लगवाए। 1 घंटा में पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया उसका सर। जी, हाँ, 105 फीवर था, उसके चलते कन्वल्सन हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। जी एक सर। समय ऐसा था कि एक समय ऐसा था कि लोग बोलते थे कि इलेक्ट्रोपैथी खांसी जुकाम उल्टी टिट्टी को, सॉरी, डायसेंट्री को क्योर नहीं कर सकती। जी जी जी। और आज आज ये जो मेडिसिन हैं, वो उसी चीज के ऊपर तमाचा है। एक हमारे ना अभी डॉक्टर थे, जो मैडम ने जैसे बताया कि अदर कंपनीज जहां पे चूकती हैं वो यही है कि वो आपको प्रोडक्ट तो दे देती है, पर वो उसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं बताती है। शायद से इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। और वो सच्चे भी हैं। अब देखिए, हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम खुद प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। रोज सुबह 9:30 से लेके शाम को 1:30 बजे तक डॉक्टर संजीव शर्मा सर का क्लिनिक होता है। वो आज भी क्लिनिक पे बैठते हैं। दिन के 25-30, 15-20, 25-30 जो उनके अपॉइंटेड पेशेंट होते हैं उसको वो चेक करते हैं। सर, कन्वल्सन वाले पेशेंट को कितना दिन तक दवा देना है सर, ये तो पता नहीं है। नॉर्मल जैसे, जब देखिए, अच्छा, क्या वो आपका बुखार के कारण ही उसको कन्वर्शन हुआ है या हाँ, फिर बुखार पहले के से ही कारण होता था? हुआ था। किसी किसी के बस कोई पेशेंट इशू को नहीं है बिना बुखार के भी कन्वल्सन होता है। सर, वो तो फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया ना। जी जी। जी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का तो पूरा ट्रीटमेंट चलेगा। जो आपकी एक्यूट कंडीशन वाला पेशेंट है जिसको इस तरह से हुआ है, उसको 15 दिन के बाद बंद कर दें आप। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जी, न्यूरोलॉजिकल जो क्रॉनिक हो गया सर, उसमें कितना दिन तक उसको देना तो है? जो F2 लगाने से सर ठीक हो जाता है। मिनिमम लेकिन न्यूरोलॉजिकल जो क्रॉनिक हो गया सर, उसमें कितना दिन? मिनिमम 6 महीने के लिए आप पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे ही देंगे। मिनिमम 6 महीने को हमको देना ही देना है, क्योंकि जिसको रिजल्ट मिल रहा है वो उतना टिक के भी जाएगा आपके पास। नेक्स्ट प्लीज। एक पेशेंट है सर, जी, मिडिल फिंगर में जलन होता है और दर्द भी है, लेकिन फुला हुआ नहीं है, नहीं उसमें कोई कलर चेंजिंग है सर। उसमें हमने जी, S5RE और C5GE दिए हुए हैं सर। ओके। तो उनसे तो अच्छा, ठीक हो जाना आपने चाहिए सर। मुझसे शेयर भी किया अभी फोटो, वो ना शेयर भी किया था आपने मुझे। अच्छा, हाँ, तो कितने दिन हो गए देते हुए, कितना टाइम हो गया दिए हुए उन्हें? 2 दिन हुए हैं सर। ओके, तो अभी
क्या चेंजेस बताए हैं उन्होंने कुछ आपको? कल से तो शुरू ही किए हैं सर, आज तो दूसरा दिन होगा। अभी थोड़ा कोई बहुत इशू नहीं, तो फिर थोड़ा वेट एंड आराम। वॉच कीजिए। बाकी फॉर्मुलेशन आपका सही है, फॉर्मुलेशन में कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू सर। इस तरह से वैसे पर मैं आपको एक सजेशन सबको देना चाहूंगा कि जब कभी आपके पास कोई पेशेंट आए और समझ ना आए आपको कि उसमें क्या करना है, तो S1 WE C1 अकेले का भी कर सकते हैं या C1 YE का भी आप यूज करवा सकते हैं। तो उसमें आपको इमीडिएट क्योरिंग देखने को मिलेगी, पर प्लीज उसके जो कारण है, मूल कारण है, उसकी तरफ को जाने की कोशिश जरूर करें। तो चलिए फिर इसी के साथ हम अपने आज के सेशन को खत्म करेंगे। सर एक सवाल है, एमएनडी में जी काम प्लीज। करती है अपनी मेडिसिन? जी एमएनडी, MND इसको थोड़ा सा कंप्लीट कीजिए। मोटर नर्व डिसीज। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मोटर नर्व डिसीज। अच्छा मोटर नर्व डिसीज बिल्कुल है ना सर। इसमें आपको क्या बोलते हैं फॉर्मुलेशन मिलेंगे, कम से कम 7 से 8 ऐसे फॉर्मुलेशन मिलेंगे आपको बुक में, और उसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपका मोटर नर्व डिसऑर्डर करके ही है, तो उसमें आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है सर। ओके सर, थैंक यू। जी थैंक तो यू चलिए सर। ठीक है जी, थैंक यू जुड़ने के लिए। अब नेक्स्ट सेशन हमारा मंडे को रहेगा, और जो आपका कल का जो सेशन था एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसका मैं आपको नोट्स डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आपके नोट्स उससे पहले दिन के नोट्स पहुंच चुके होंगे। लिवर वाले सेशन के अभी नोट्स नहीं आए हैं, पर जो कल उससे पहले उन्होंने करवाया था उसका नोट्स मैंने आपको भेजा है। उसको स्टडी कीजिए, अपने क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस भी लेंगे आपके। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं हेलो। मंडे को दोबारा। जी सर। सर नमस्कार, मैं पिंटू कुमार सोनगरा बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ सर, ये मैं पूछ रहा था, जैसे किडनी के जो स्टोन पेन होता है, उस जी पर इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए कौन सा रेमेडीज देना चाहिए? सर, उसमें पहले आपको हॉट कंप्रेस यूज कराना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका वो पेन आपका मैक्सिमम तभी होता है जब वो या तो रोटेट करी हो या फिर वो यूरेटर के पास, यूरेटर में हो, है ना। जी तो इसलिए आप उसमें हॉट कंप्रेस यूज करवाएंगे। जी दूसरा, मसाज करवानी है जी तो आप उसमें मसाज को जो आपका RE और WE का मसाज अल्टरनेटिव में करवा सकते हैं। जी जी, इंस्टेंट रिजल्ट जी मिलेगा सर पेन में? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। आप हॉट कंप्रेस तो पहले हॉट कंप्रेस से उसके जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा सर। जी जी सर, बस थैंक जब यू हॉट सर। कंप्रेस में तो उसको साथ में एल्कोलिन पीने के लिए जरूर बोले। जी जी सर। सिर्फ एल्कोलिन है उसको पीने के लिए तो उसको साथ में एल्कोलिन पीने के लिए जरूर बोले। जी जी ओके। नेक्स्ट प्लीज, अगर है तो, अदरवाइज फिर हम आज के सेशन को खत्म करते हैं। सर ये कफ के लिए आपने जो फार्मूला बताया है वो कब तक देना है, कितने दिन तक रेपिडोज? वो सर खांसी जुकाम का, जी जी। ये सर आपने पहले इसको 1-1 घंटे करके देना है, ठीक है। तो कब तक और 3 से 4 दिन, देखो 1 हफ्ता पूरा चलाना है, पर 3 दिन के बाद इसको हफ्ते दिन में 2 बार पिला देना बस। ठीक है सर। जी और सर वो कल वो शुगर वाला पेशेंट रिपोर्ट आएगा, उसमें अगर शुगर लेवल डाउन नहीं होगा तो फिर मैं आपको कॉल कर लूंगा। जी सर, जी बिल्कुल। ठीक है। ओके। ओके, तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। दोबारा मंडे को दोबारा मिलेंगे। फिर एक बार नारा हमारा, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय मैटी।